कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक असैसिन होता है और वो यहाँ पे एक माफिया गैंग के मेंबर्स को मार रहा होता है। पर कुछ देर के बाद वो रुक जाता है तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए हैं, हम उन सभी को मार सकते हैं। पर वो ओल्ड मैन इसे बताता है कि हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 आदमियों को मारने का आदेश दिया था और मैंने वैसा ही किया। हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक टूल है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो हमारा सिर्फ इतना ही काम बनता है, जिन लोगों को हमें मारने के लिए कहा गया है हम उन लोगों को मारे, हमें बस उनकी ऑर्डर को फॉलो करना है। फिर जब ये वैन पे चढ़ के यहाँ से जाने लग जाते हैं तभी यहाँ पे इसे एक ड्रोन जैसी चीज दिखती है जो कि इन्हें ही फॉलो कर रही होती है। तो ये अपने असिस्टेंट को तुरंत ही वैन पे बैठने के लिए कहता है और उसे बताता है कि हमें यहाँ पे देख लिया गया है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो हमें मार देंगे। और कुछ देर के बाद यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं आर्मी टैंक और वेपन्स लेके और इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ये लोग बचने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एक मिसाइल आके इनकी वैन के ऊपर गिरती है और ये वैन यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। पर ये लोग प्लान बना के यहाँ पे बच जाते हैं और उन लोगों को झांसा दे देते हैं कि ये लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये दोनों फिर यहाँ पे रेस्ट करने लग जाते हैं ताकि इनके एनिमीज जैसे यहाँ से निकले कल सुबह ये लोग यहाँ से निकल सके। ये दोनों फिर बात करने लग जाते हैं और बात करते हुए ये ओल्ड मैन इसे बताता है कि इसे ऑर्गेनाइजेशन ही पाला है एक असैसिन की तरह ताकि ये दूसरों को असैसिनेट कर सके। वो एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की टूल की जैसा है। ये इसे कहती है तो काफी बुरा है। ये इसे कहता है कि मुझे अपने आप पे गर्व है कि वो लोग मुझे एक टूल की तरह यूज करते हैं और वैसे भी मैं कुछ ही समय में रिटायर होने वाला हूँ और जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब शुरू करने वाला हूँ। ये आदमी फिर इसके सर के ऊपर गन रख देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि असैसिन क्या नहीं कर सकता, वो सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम एक प्रोफेशनल होती तो तुम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करती। तुम्हें अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम अब तक पूरी तरह असैसिन नहीं बनी हो। ये लोग फिर अगले दिन एक स्टोर रूम जैसी दिखने वाली जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इनके ऑर्गेनाइजेशन से ये कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो सक्सेसफुली न्यू मिशन को कंप्लीट कर चुका है। तो वैसे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो यहाँ पे है, हमारी दूसरी नई एजेंट को भी हमारे पास ले आओ ताकि हम उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग दे सके। ये लोग फिर फ्लाइट में बैठ के अपने ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जाने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे इन्हें न्यूज में पता चलता है कि इनके प्लान को किसी ने हाईजैक कर लिया है। पर ये गलत न्यूज होती है। ये इसे कहता है कि मुझे लगा ही था ऑर्गेनाइजेशन मुझे मारने की प्लान कर रहा है, पर आखिरकार वो एक इंसान के पीछे इतने लोगों को क्यों मरवाना चाहते हैं, आखिरकार उनका प्लान क्या है। ये फिर प्लेन के कैप्टन के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इसे पता चलता है कि यहाँ पे दोनों कैप्टन को किसी ने मार दिया है। इसे लगता है कि शायद ये अभी भी प्लेन को कंट्रोल में कर सकता है। पर तभी यहाँ पे एक वेपन से लैस जेट आ जाता है जो कि इनके प्लेन के ऊपर हमला कर देता है एक मिसाइल से और इनका प्लेन यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे मारे जाते हैं। इसकी जब दोबारा से आंखें खुलती है तो एक अननोन जगह पे होता है। आसपास की जगह देखने के बाद इसे लगता है ये एक सपना है, पर जब ये गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये एक सपना नहीं है। तभी इसके सामने एक गॉडेस अपीयर हो जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम वर्ल्ड के फाइनेस्ट असैसिन हो, पर उसके बाद भी तुम्हारा अंजाम ऐसा हुआ। ये इसे कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो ये सब क्या चल रहा है। गॉडेस बताती है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन ये कि मैं तुम्हारी सोल को वाइब्रेट कर दूंगी जिस वजह से तुम एक स्ट्रेंजर की तरह पैदा होगे और तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरी नहीं होगी, तुम एक डिफरेंट पर्सन होगे। और दूसरा ऑप्शन ये कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो और दूसरी दुनिया में पैदा हो। गॉडेस की बात सुनने के बाद ये इनसे पूछता है कि आखिरकार आपकी रिक्वेस्ट क्या है, आप मुझसे यहाँ पे किसे मरवाना चाहती है। ये से बताती कि तुम दूसरी दुनिया में एक फैंटेसी वर्ल्ड में पैदा होगे जो कि स्वॉर्ड और सॉर्सरी से चलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे हीरो को मारो मेरे लिए। गॉडेस की बात सुनने के बाद ये इसे कहता है कि रीइंकार्नेशन, इसके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ये इसे कहती है कि नॉर्मली जो सोल्स होते हैं वो मरने के बाद यहाँ पे क्लीन कर दिया जाते हैं, उसके बाद वो रिसाइकल हो जाते हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि हम इंसान की पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज को मिटा देते हैं जिसके बाद वो एक नई लाइफ जीता है दूसरी दुनिया में। पर हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसा समझ सकते हो ये एक आरपीजी गेम है जिसे तुम्हें कुछ ही समय पहले हराया और तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस पॉइंट है और फिर तुम उसे दोबारा से खेलने के लिए जा रहे हो। तो ये इसे बताता है कि मुझे बताओ आखिरकार मेरा टारगेट कौन होने वाला है। तो गॉडेस पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तुम क्या जॉब को एक्सेप्ट करे हो। ये इसे बताता है कि हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मारा जा चुका हूँ तो ये चीज करने में मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा है। और वैसे भी मुझे याद आ गया है कि इमोशन कैसा फील होता है। पिछले जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ था तब से लोगों ने मुझे किलिंग टूल की तरह यूज किया जहाँ पे मैं लोगों को मारा करता था, पर मेरे जीवन के अंत में मेरे अंदर पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं दूसरी लाइफ को एक टूल की तरह नहीं, अपनी खुद की लाइफ की तरह जीना चाहता हूँ। तो गॉडेस से कहती कि जब तक तुम मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे मुझे और चीज की परवाह नहीं। तुम क्या करते हो, तुम एक फैंटेसी वर्ल्ड में दोबारा से पैदा होगे जो कि स्वॉर्ड और सॉर्सरी की है, जहाँ पे तुम्हारा गोल है हीरो को मारना। पैदा होने के बाद तुम्हारे पास 18 साल होंगे हीरो को मारने की प्लानिंग में। ये फिर इसे दूसरी दुनिया के बारे में बताने लग जाती है कि दूसरी दुनिया कैसी है और वहाँ पे कैसे रूल्स यूज किए जाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद ये गॉडेस को कहता है कि आपकी बातें
सुन के तो लगता है कि हीरो सचमुच काफी ताकतवर है। गॉडेस कहती कि हाँ, तुम्हारे पैदा होने के 16 साल के बाद हीरो अपीयर होगा जो कि डीमन लॉर्ड को मार देगा और दुनिया को बचा लेगा। पर हीरो अपनी ताकत को यूज करेगा दुनिया में क्योस लाने के लिए, और वही राइट टाइम होगा हीरो को मारने के लिए। तुम्हें उसे तुरंत ही यहाँ पे मारना पड़ेगा। पर ये सब बताता है कि जो नॉलेज मैंने अभी रिसीव किया उससे तो मुझे पता चलता है कि इंसान के पास काफी लिमिटेड एबिलिटीज है, और वही हीरो की कोई ताकत की लिमिट नहीं है। आखिरकार मैं उसे यहाँ पे कैसे हराऊंगा? आप मुझे कह रही हो कि एक नॉन स्टैंडर्ड मॉन्स्टर को मुझे अपनी स्टैंडर्ड एबिलिटीज से हराना पड़ेगा। ये इसे कहती कि हाँ, इंसान उसे हरा नहीं सकते। पर तभी मैंने एक असैसिन को चुना हीरो को मारने के लिए। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तो ये सब बताता है कि अगर आप उसे मरा हुआ ही देखना चाहती है तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल एबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी जो कि स्टैंडर्ड लिमिट्स के ऊपर हो। तो गॉड से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इंसान के हाईएस्ट स्टेटस को ग्रांट करती हूँ जो इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। गॉडेस फिर इसे 5 एबिलिटीज दिखाती है जिसके सहारे इंसान दूसरी दुनिया में जीते हैं। ये से बताती है कि इंसान को यहाँ पे इनमें से कुछ ही स्किल्स मिलती है। ज्यादा से ज्यादा एक इंसान को 2 से 3 स्किल मिलती है, पर मैं तुम्हें पांचों की पांचों ग्रांट करती हूँ और उसी के साथ अपॉर्चुनिटी देती हूँ। तुम खुद ब खुद उन्हें चुन सकते हो और उसी के साथ तुम यहाँ पे अपने मैजिक एप्टीट्यूड्स को भी चुन सकते हो। इसकी बात सुन के ये से पूछता है कि अगर मैं तुरंत ही रेडी हो गया तो मैं यहाँ पे हीरो को मार सकता हूँ क्या? ये इसे कहती कि बिल्कुल नहीं, प्लीज ये सब मत करना। जब तक हीरो डीमन लॉर्ड को नहीं मार देता तब तक ये करने की कोशिश मत करना। अगर तुम यहाँ पे हीरो को पहले मार दोगे तो डीमन लॉर्ड दुनिया को तबाह कर देगा। तो ये गॉडेस से पूछता है कि आप चाहती क्या है? क्या आप चाहती है कि मैं दुनिया को बचाऊं या फिर मैं हीरो को मारूं? ये इसे कहती है कि हीरो को बिना मारे अगर दुनिया बचती है तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। ये इसे कहता कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। गॉडेस फिर इसे कहती है कि अब समय आ चुका है कि तुम अपनी स्किल कार्ड को चुन लो। ये फिर यहाँ पे एक एक करके अपनी स्किल कार्ड्स को चुनने लग जाता है, जिनमें से एक होता है रैपिड रिकवरी, क्योंकि फाइट के दौरान इसे रैपिड रिकवरी की जरूरत पड़ेगी, और एक होता है स्पेल वेवियर जहाँ पे यहाँ पे नए स्पेल्स क्रिएट कर सकता है। इसके बाद ये यहाँ पे लिमिटलेस ग्रोथ को यूज करता है जिससे यहाँ पे इसकी ग्रोथ कभी रुके ना। ये फिर यहाँ पे मार्शल आर्ट को चुनता है जो कि असैसिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इसके पास कोई वेपन ना हो तो ये अपने हाथों का यूज करके उसे हरा सकता है। इसके बाद ये एक और स्किल को देखता है जो कि डी रैंक की होती है, पर वो किसी भी एंगल से डी रैंक की नहीं लग रही होती है। ये अपने सारे एबिलिटीज को चुन लेता है और इन्हें देखने के बाद गॉडेस से कहती है कि सचमुच इंसान काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, पर क्या ये उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी होंगे जिसके पास 30 स्किल्स है? ये इसे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये फिर से बताती है कि तुम यहाँ पे तुहादे नाम के घर में पैदा होंगे जो कि एक नोबल का घर है। वो लोग भी यहाँ पे असैसिन का काम करते हैं जिससे तुम्हारा असैसिन की तरह यहाँ पे रहना काफी आसान हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे जाते हुए सोचने लग जाता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी रिग्रेट में बिता दी। अगर मुझे नई लाइफ मिल रही है और सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करना है तो मुझे बिना कंप्लेंट करके इसे यहाँ पे कंप्लीट कर देना चाहिए। फिर जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है कि इसके सामने एक औरत होती है जो कि इसी को ही देख रही होती है। उतरे में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इसे कहता है कि चलो इसका नाम यहाँ पे लू रखते हैं। इसका नाम लू तुहादे होगा जो कि मेरा हायर होगा। पर इसकी बात सुन के ये इसे कहती कि मुझे डर लग रहा है, मैं इसे भी यहाँ पे खोना नहीं चाहती जैसा कि हमने यहाँ पे रूफ को खोया था। ये इसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लू को यहाँ पे मैं मरने नहीं दूंगा। ये फिर हमें बताता है कि मैं सियान तुहादे और एरिस तुहादे के घर में पैदा हुआ हूँ और ये एल्वन किंगडम के नॉबल्स है जो कि यहाँ पे असैसिन्स का काम करते हैं। हम फिर कुछ साल बाद देखते हैं जहाँ पे लू यहाँ पे बड़ा हो चुका है और वो जंगल में होता है। वो यहाँ पे एक जानवर का शिकार कर रहा होता है। वो हमें बताता है उसे रीइंकार्नेट हुए 7 साल हो चुके हैं। वो अभी भी मैजिक यूज नहीं कर सकता और मैजिक ही एक ऐसा रास्ता है जिससे ये यहाँ पे हीरो को आसानी से मार सकता है, पर बिना मेंटर के ये मैजिक नहीं सीख सकता। ये फिर अपने तीर कमान का यूज करके एक खरगोश को मार गिराता है, उसे घर ले आता है। इसकी मदर इसे कहती है कि मुझे यहाँ पे मदद करने दो, पर वो उसे कहता है कि नहीं, आज का खाना मैं ही पकाऊंगा जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था। तभी सियान एरिस को कहता है कि यहाँ पे उसे हैंडल करने दो, वो ये कर सकता है। तो ये इसे कहती है कि मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं एक मदर हो के उसे यहाँ पे खाना बनाने के लिए दे रही हूँ। वो काफी अच्छे खाना बनाता है। तो लू इसे कहता है कि मदर आप मेरी काफी अच्छी तारीफ कर रही हो। तभी सियान इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदर से अच्छा तुम्हारा खाना लगता है, तुम सचमुच काफी बढ़िया खाना बनाती हो। लू फिर हमें बताता है कि उसे एक एथलीट बॉडी की जरूरत है ताकि वो असैसिन और यहाँ पे हीरो को मारने का काम काफी आसानी से कर सके, और एक अच्छी बॉडी पाने के लिए उसे काफी न्यूट्रिशन कंज्यूम करने पड़ेंगे ताकि वो यहाँ पे ताकतवर बन सके। लू फिर इन्हें कहता है कि मदर फादर चलिए अब लंच करते हैं। इसने यहाँ पे स्ट्यू बनाया होता है। इसका स्ट्यू खाने के बाद एरिस से कहती है ये तो काफी बढ़िया बना है, मैंने आज से पहले ऐसा स्ट्यू कभी नहीं खाया। सियान भी फिर से कहता है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कह रही है, तुम इसे बेच के रेस्टोरेंट में काफी अच्छा कर सकते हो। तो ये इसे कहती है कि हम यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल में लोगों को ये स्ट्यू क्यों नहीं पिलाते हैं, लोगों को इससे काफी अच्छा लगेगा और हम इस क्रीम स्ट्यू को तुहादे की स्पेशलिटी भी बना सकते हैं। इनकी बातें सुन के लू को काफी अच्छा लगता है क्योंकि पिछली लाइफ में ऐसी चीजों को उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तभी उसके फादर से कहती है कि खाने के बाद मेरे ट्रेनिंग रूम में आ जाना। ये से कहते कि हाँ जरूर। इसके बाद
बाद लू ट्रेनिंग रूम में आ जाता है जहाँ पे उसके फादर उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं ताकि वो चेकअप कर सके कि उसकी बॉडी ठीक तो है ना। वो यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ही वो यहाँ पे इसकी अगली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। उतने में लू हमें बताता है कि दरअसल हाउस ऑफ तुहादे जो है वो एल्वन किंगडम के ग्रेटेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स में से एक है, पर वो चोरी छुपे यहाँ पे असैसियन का काम करते हैं। वो यहाँ पे रॉयल फैमिली के ऑर्डर्स को मानते हैं और जो भी यहाँ पे रॉयल फैमिली के खिलाफ जाता है या फिर किंगडम को हार्म करने की कोशिश करता है, ये लोग ईवल डेट करके यहाँ पे उस चीज को मिटा देते हैं। किसी की जान लेनी हो या फिर किसी की जान बख्शनी हो, ये दोनों चीज करके किंगडम को सपोर्ट करते हैं। पर ये फैमिली एक असैसिन की फैमिली है, इस बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय एल्वन किंगडम के राजा के। लू के फादर फिर उसे यहाँ पे मेडिकल के बारे में काफी चीजें बताते हैं, साथ ही साथ असैसिन की नई टेक्निक भी सिखाते हैं। और इन चीजों से लू को ही फायदा हो रहा होता है क्योंकि भविष्य में ये हीरो को मारने के लिए इन सारी स्किल का यूज कर सकता है। इसके फादर फिर से कहते हैं कि तुम अभी भी काफी यंग हो, पर मेरे हिसाब से तुम इतने बड़े हो चुके हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा। दरअसल मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें मिस्टिक आय देना चाहता हूँ, जो कि हमारे खानदान में विरासत के तौर पे दूसरे को दिया जाता है। मैं यहाँ पे एक मेडिकल सर्जरी तुम्हारे ऊपर परफॉर्म करूंगा जिससे तुम्हें वो मिल जाएगा। तो ये से कहता है कि फादर मुझे आपकी स्किल के ऊपर भरोसा है, आप मुझे यहाँ पे दे सकते हो। और कुछ दिन के बाद ये सर्जरी हो जाती है और हम देखते हैं लू के आंख में पट्टी होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहा होता। वो अपनी मदर को समझाता है कि वो खुद ब खुद अपना खाना खा लेगा, पर उसकी मदर से कहती कि ऐसी कंडीशन में तुम्हें तो सिर्फ मजे करने चाहिए, मैं तुम्हारा यहाँ पे ख्याल रखूंगी। और वो अपनी मदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ ही देर में उसके फादर आ जाता है जो कि इसे बताते कि मेरे हिसाब से तुम अपनी आंखों से अब देख सकते हो। ये फिर यहाँ पे इसकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं जिससे यहाँ पे इसे एक और नई एबिलिटी मिल जाती है जिससे काफी दूर की चीजों को भी काफी नजदीक से देख पा रहा होता है। ये इसे कहता है कि फादर मैं अपनी आंखों से यहाँ पे सारी चीजों को क्लियरली देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सचमुच काफी अच्छा लग रहा है। इसके फादर इसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि मेरी सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। लू फिर जब अपने फादर को देखता है तो वो इनके अंदर बहने वाले मानों को भी देख पा रहा होता है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि ये चीज एकदम नॉर्मल है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, भविष्य में ये टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम ये अपने बच्चों के ऊपर परफॉर्म कर सको और तुम्हारे बच्चे भी मिस्टेक आए ले सके। और हाँ तुमने कहा था कि तुम्हें मैजिक सीखना है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर को ढूंढ लिया है। लू कहता है कि सचमुच, ये से कहता है कि हाँ, और कुछ ही समय में वो यहाँ पे आने वाली है तो तुम्हें यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए ताकि तुम अपने टीचर का स्वागत कर सको। पर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लू को यहाँ पे एक लड़की की पोशाक पहना दी गई होती है और उसकी मदर एरिस ने किया होता है। ये से कहती है कि तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो, पर वो इसे कहता है कि मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मुझे अपने मेंटोर का वेलकम भी तो करना है। ये से कहती कि नहीं, तुम यहाँ पे अपनी ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, तुम इसी ड्रेस में अपने मेंटोर का स्वागत करोगे। लू फिर यहाँ पे इसी कपड़ों को पहन के खड़ा हो जाता है गेट पे ताकि वो अपने मेंटोर का स्वागत कर सके। पर ये जब इसे देखता है तो इसे पता चलता है ये एक बच्ची होती है। इस लड़की का नाम विकॉन डिया होता है। लू के फादर से कहते कि तुम्हारा शुक्र यहाँ पे आने के लिए, जबकि तुम इतनी ज्यादा बिजी थी। ये से बताती है ऐसी कोई बात नहीं है, हाउस ऑफ तुहादे का हमारे ऊपर काफी दर्शान है, तो ये एक छोटी सी बात है। ये फिर से कहती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे एक लड़के को ट्रेन करना है। सियान इसे बताता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है, इसका नाम लू है और ये तुम्हारी तरह स्पेशल एरिया, वो एक जीनियस है। इसकी ये बात सुन के इसे कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ ना। ये फिर अपने मैजिक इसके सामने करके दिखाती है जो कि काफी खतरनाक होता है और इसे बताती है कि मेरा नाम डिया विकॉन है और तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। कुछ देर के बाद लू अपने आप को डिया से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि वो 7 साल का है और वो यहाँ पे उससे गाइडेंस लेने के लिए यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करेगा। डिया से बताती है कि तुम्हें मुझसे इतनी पोलाइटली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लगभग सेम एज के, तुम मुझे डिया बुला सकते हो और कल से मैं तुम्हारे साथ करीब 2 हफ्ते तक बिताने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकूं। इसके बाद ये से बॉल पकड़ा देती है तो लू पूछते ये क्या है। ये बताती है कि ये फायर स्टोन है, तुम इसे यहाँ पे माना कैलकुलेटर भी कह सकते हो। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मैजिकल कैपेसिटी है। इसके बाद ये यहाँ पे अपने माना को इस बॉल के अंदर भरने लग जाता है और जब ये थोड़ा सा ग्लो होने लग जाता है तो ये से कहती है कि अडल्ट के अंदर भी इतना माना नहीं होता, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। पर थोड़ी ही देर में ये एकदम बिखरने लग जाता है और ये देख के डिया कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा माना कैसे हो सकता है। पर तभी ये माना और बिखरने लग जाता है और डिया से कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा माना है, जल्दी करो और उस बॉल को फेंक दो इससे पहले वो ब्लास्ट हो जाए। और लू ऐसे ही करता है, वो उस बॉल को यहाँ पे हवा में फेंक देता है जिससे यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये देख के सियान और एरिस बाहर आ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। डिया इन्हें बताती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, पर मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे माना को मेजर करी थी इस वजह से ये हो गया। तो ये इसे पूछते हैं कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये इसका कोई जवाब नहीं देती। तो ये फिर से इससे पूछता है क्या ये सब यहाँ पे लू की गलती है क्या। ये ऐसे कहती है कि आप कह सकते हो, पर इसमें लू की कोई भी गलती नहीं है, मैं उसे ठीक से सिखा नहीं पाई। ये चीज सुन के ये इसे कहता है कि
मुझे लगा ही था हमारे बेटे के अंदर काफी ज्यादा माना है, वो काफी ताकतवर है। ये दोनों फिर इसे कहते हैं कि मिस डिया तुम यहाँ पे लू को सारी मैजिक सिखाओ, खासकर के असैसिनेशन वाली। लू फिर से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप ऐसे ही है, पर क्या मुझे और फेयर स्टोन मिल सकते हैं क्या? मैं उनसे यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ। पर डिया इसे बताती कि नहीं, मैं तुम्हें और स्टोन नहीं दे सकती, वो मेरे होम टाउन वीकॉन के ट्रेजर है, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो नहीं दे सकती। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ लू सोच रहा होता है कि मुझे फेयर स्टोन की जरूरत पड़ेगी, जब मैं हीरो को असैसिनेट करने के लिए जाऊंगा तो मुझे फेयर स्टोन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पर सवाल ये है कि आखिरकार मैं एक बड़े नंबर में उन स्टोन्स को कैसे लूंगा। उतने में यहाँ पे टिया आ जाती है जो कि इसे कहती कि तुम्हारी बड़ी बहन आज तुम्हारे साथ सोएगी। इसकी बात सुन के लू इसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा छोटा भाई कब से बन गया, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तो ये इसे कहती है कि लगता है मिस्टर सियान ने तुम्हें अब तक वो चीज नहीं बताई है, तो मैं भी नहीं बताऊंगी, पर एज अ मेंटर मैं तुम्हारा नाम यंगर ब्रदर रखती हूँ। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे दिया इसे बताती कि आज हम तुम्हारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करने वाले हैं। दिया इसे बताती कि मेरे हिसाब से तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, पर जब ये इसे पूरी तरह देखती है तो उसके पास चारों तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये देख के दिया काफी हैरान होती है। ये इसे बताती कि तुम्हारा पहला एट्रीब्यूट काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा पावरफुल, अगर तुम्हें कोई गलत गाइडेंस करता तो तुम यहाँ पे काफी बैड हैबिट्स भी पाल सकते थे, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ एज अ मेंटर मैं तुम्हें काफी अच्छा गाइड करूंगी। लुइस के लिए इसका शुक्रिया करता है। इसके बाद ये इसे एक माना स्टोन दे देती है और इसे यहाँ पे अपने मन में वर्ड्स को इमेजिन करने के लिए कहती है, और लू ऐसे ही करता है, जिसके बाद उसके मन में काफी सारे वर्ड्स आने लग जाते हैं। डिया फिर लू को यहाँ पे अपने मन में इनकार्नेशन को पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ पे चीजों को फिजिकली बना सके। वो यहाँ पे उसे करके भी दिखाती है जो कि एक अर्थ एलिमेंट होता है। ये यहाँ पे ट्राई करता है पर वो बेकार आता है, पर डिया इसे कहती है कि तुमने सिर्फ सुनने से ये कैसे कर दिया। ये इसे कहता है कि मैं अपने मेमोरी में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, पर मैं जब भी यहाँ पे उस चीज का नाम लेने जाता हूँ अपने मन में, मेरा टंग यहाँ पे फिसल जाता है, इस वजह से मैं उसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। ये फिर से दोबारा से समझाती है कि चीजों को कैसे किया जाता है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे लू सोच रहा होता है कि मुझे हीरो का असैसिनेट करने के लिए एक बढ़िया सा स्पेल ढूंढना पड़ेगा। उतने में यहाँ पे डिया आ जाती है, वो उसके साथ सोने लग जाती है। वो इसे कहती कि दुहादी का जो खाना है वो सचमुच काफी ज्यादा डिलीशियस है, पर आखिरकार तुम हर चीज में इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो? तुम मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल और स्मार्ट हो, जबकि तुम मुझसे यंग हो। इसकी ये बात सुन के लू इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी अच्छे से सिखाया है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लू जो है वो यहाँ पे उस एलिमेंट को बना के इसे दिखा देता है। ये देख के ये हैरान होती है, पर लू ने ये नॉर्मल मैजिक से नहीं किया होता है, इसने इसे बनाने के लिए काफी अलग चीज का यूज किया होता है। पर डिया ये देख के काफी खुश होती है। वो इसे कहती कि जितना तुम मैजिक सीखोगे उतने ही तुम्हें माइंड में स्पेल आते रहेंगे। पर लू इसे पूछता है कि हम लेटर की जगह कोई और चीज यूज कर सकते हैं क्या? इसकी ये बात सुन के डिया यहाँ क्यूरियस हो जाती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे चीजों को ट्राई करने लग जाते हैं। और इस बार लू बिना स्पेल कास्ट किए एक आयरन को बनाता है और ये चीज देख के ये दोनों हैरान होते हैं। लू इसे कहता है कि आखिरकार आज तक कोई इसे फिगर आउट क्यों नहीं कर पाया। तो डिया इसे बताती कि मेरे हिसाब से इस दुनिया को डिजाइन ऐसे किया गया है कि लोग यहाँ पे गॉड की दी स्पेल को यहाँ पे कास्ट करे। ये दोनों मिलकर फिर यहाँ पे नए स्पेल क्रिएट करने का फैसला करते हैं। और कुछ समय के बाद लू डिया को बताता है कि मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का पैरामीटर बनाया, क्या तुम इसे यहाँ पे कास्ट कर सकती हो क्या? पर डिया जब उस स्पेल को कास्ट करती है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे लू भी उसे ट्राई करने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में यहाँ पे गोल्ड समन हो जाता है। ये चीज देख के डिया इसे कहती कि तुमने ये कर दिया, पर आखिरकार मैं क्यों बेहोश हो गई थी? लू सोचता है कि शायद ये बी रैंक की स्किल है, इसी वजह से डिया ये नहीं कर पा रही है। और साथ ही साथ स्पेल क्रिएट करने का जो स्पेल कार्ड इसने चुना था, शायद उस वजह से ये इस चीजों को काफी आसानी से कर पा रहा है। इसके बाद लू यहाँ पे स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकती हो। और जब डिया उसे ट्राई करती है तो यहाँ पे वो गोल्ड को समन कर लेती है। ये देख के वो काफी खुश होती है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लू डिया को कुछ दिखाने के लिए लाया होता है। वो यहाँ पे एक गन को समन कर लेता है अपने मन में उसे बना के। इसके बाद वो यहाँ पे इसे शूट करता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकती हो। वो डिया को बता देता है कि आखिरकार वो इसे कैसे बना सकती है। इसके बाद डिया भी उसे बना लेती है और उसे काफी अच्छा लगता है। लू फिर सोचता है कि उसके पास काफी मैजिक पावर आ चुकी है, पर हीरो को मारने के लिए ये काफी नहीं है। इसके बाद ये यहाँ पे अपने मैजिक से एक टैंक बना लेता है, जिसके बाद वो डिया को अपनी आंखों को कवर करने के लिए कहता है। और जब ये ऐसा फायर करता है तो यहाँ पे काफी जोरदार ब्लास्ट होता है। और ये देख के डिया इसे कहती कि तुम सचमुच काफी ताकतवर हो, काश तुम्हारे जैसे मेरे अंदर भी माना होता। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों जब सो रहे होते हैं तो डिया इसे चिपक जाती है और उसे बताती है कि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। इसकी बात सुन के लू यहाँ पे मैजिक का यूज करके एक चीज बना देता है जो कि एक नाइफ होती है। ये इसे कहती है कि ये मेरे स्पेल का प्रोडक्ट है, तुम इसे रख सकती हो निशानी की तरह, ये तुम्हारे लिए है। इसकी बात सुन के डिया इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया,
लू फिर से बताता है कि अगर तुम मेरी मेंटर नहीं होती तो शायद से मैं यहाँ पे मैजिक यूज करना सीख पाता। इसके बाद उनके डीआई से कहती है कि तुम्हें सिखाने के बाद मुझे मैजिक से और ज्यादा लगाव हो गया है। इसके बाद ये इसे माना बॉल दे देती है और इसे कहती है कि ये मेरी निशानी की तरह है। ये देख के लू इससे पूछता है कि तुम श्योर हो क्या, तुम मुझे वो माना बॉल देना चाहती हो क्या? ये इसे कहती है कि हाँ, पर मुझसे प्रॉमिस करो जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी या फिर मैं तुम्हें देखना चाहूंगी तो तुम तुरंत आ जाओगे। लू इसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, जहाँ तुम होगी मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। हम फिर अगले दिन देखते डिया को, जो कि इसे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा से आऊंगी। लू इसे कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा। इसके बाद ही यहाँ से चली जाती है। सियान फिर लू को कहता है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुहादे का असली सच क्या है। ये इसे कहता है कि तुहादे का सच आपका मतलब क्या है? ये इसे कहता है कि मेरे साथ चलो। इसके बाद ये इससे पूछता है कि यहाँ पे हमारे फैमिली का मोटो क्या है। इसकी बात सुन के लू उसके सवाल का सही जवाब दे देता है और ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक सीक्रेट स्किल सिखाऊंगा। ये फिर इसे एक तहखानी जैसे दिखने वाली जगह ले आता है और इसे बताता है यहाँ पे दुनिया भर की क्रिमिनल्स है, इनके ऊपर मैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि मैं दुनिया की यहाँ पे भलाई कर सकूँ। लू फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार आपने मुझे ऐसे रेस क्यों किया, जबकि आप मुझे ऐसे भी रेस कर सकते थे कि मैं किसी को भी बिना हेजिटेट के मार सकूं। इसकी बात सुन के सियानी से कहता है कि ये काफी अच्छा सवाल है और उसका जवाब ये है कि हम यहाँ पे इंसान है, ना कि कोई टूल जो कि बिना सोचे समझे लोगों को मारते रहे। हम कुछ भी करने से पहले ये देखते हैं कि वो जॉब हमारे किंगडम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं और आखिरकार हम उसे क्यों मार रहे हैं। और ये करने के लिए तुम्हारे अंदर ह्यूमस वैल्यू होना जरूरी है ताकि तुम यहाँ पे दूसरों के माइंड को रीड कर सको। सियान फिर से एक लड़की के पास ले आता है और उसे बताता है कि इस लड़की ने काफी गलत काम किया, जैसे कि रॉबरी, मर्डर और ऐसी काफी अनगनत चीजें। जब यहाँ पे एक एल्डर कपल अपने घर जा रहे थे तो इसने यहाँ पे उन दोनों का मर्डर कर दिया। तुम जैसे चाहो वैसे इसे मार सकते हो। पर वो लड़की से कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं इनोसेंट हूँ। लुई से कहता है कि मिस तुम इतना हिलो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ब्लेड काफी ज्यादा शार्प है जो कि तुम्हें काफी कम दर्द में यहाँ पे मौत दे देगा। इसके बाद सुन के ये अपनी असली चेहरा दिखाती है और इसे कहती कि तुमने मुझे ट्रिक किया, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये इसे यहाँ पे गाली देने लग जाती है। इसके बाद सुन के लुई से कहता है कि तुम काफी बड़बड़ करती हो और उसके बाद ये इसके गले में इस चाकू को उतार देता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसको उसके परिवार ने अबेंडन कर दिया होता है क्योंकि उनके घर में खाने की कमी आ रही थी। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया वो उसे फेंक देंगे और ये यहाँ पे जंगल में पड़ी हुई होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। कुछ ही देर में यहाँ पे एक वुल्फ का झुंड उसे चारों ओर से घेर लेता है। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे हम सियान और एरिस को देखते हैं जो कि लू के साथ मार्केट घूमने के लिए आए होते हैं। तभी एरिस को एक चॉकलेट की दुकान दिखती है तो लू को कहती है कि हम इसे खरीद लेते हैं, हम एक साथ इसे खा सकते हैं। पर लू से बताता है कि मैं 10 साल का हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पर वो इसे बताती कि तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, तुम रहोगे तो मेरी बेटे ही ना। लुई ने कहता है कि मॉम प्लीज ये सब बातें करना बंद कर दीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे एरिस रोने लग जाती है और कहती कि मैं तो बस यहाँ पे एक साथ इसे खाना चाहती थी। ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं ये खाने के लिए तैयार हूँ। इसकी बात सुन के एरिस फिर खुश हो जाती है। लू फिर अपने मिस्टिक आई का यूज करके यहाँ पे अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढने लग जाता है जिसके अंदर काफी अच्छा माना हो। पर यहाँ पे इसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि इसका पार्टनर नहीं बन सकता। तभी यहाँ पे एरिस से कहती कि तुम ये करो के खा सकते हो। पर लू से कहता है कि हमें ये फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो ये से बताती है कि दरअसल लू वो तुम्हारे फैंस है, इसी वजह से वो तुम्हें फ्री में चीजें दे रहे हैं। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे लू एक बिल्डिंग के छत पे होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ 8 साल के अंदर हीरो को मारना है और मैंने इन कुछ सालों में काफी सारे नए स्किल सीखे हैं। पर हीरो को हराने के लिए मुझे एक साथी की भी जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पे मेरी हमेशा मदद करते रहे और उसे यहाँ पे मैं अभी तलाश कर रहा हूँ। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ पे लू यहाँ पे शिकार करने के लिए जंगल में आया होता है। यहाँ पे स्नो गिर रही होती है तो वो सोचता है कि उसे जल्दी यहाँ पे चीजों को खत्म करना पड़ेगा। वहीं पे हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे चारों ओर से यहाँ पे वुल्फ ने घेर लिया होता है और वो काफी डरी हुई लग रही होती है। पर इससे पहले यहाँ पे कुछ भी होता, लू अपने तीर कमान से इन वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और वो उससे आके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो इसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लू फिर अपने मैजिक का यूज करके आयरन ग्लव्स बना लेता है और इन वुल्फ का मुकाबला करने लग जाता है। ये वुल्फ काफी खतरनाक होते हैं पर लू यहाँ पे किसी तरह इन सभी को हरा देता है। ये फिर उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन और ये इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। ये इसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पे हर्ट मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ। दरअसल मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे अबेंडन कर दिया और जब मैं भटक रही थी तो एक ट्रैवलर ने मुझे बताया कि तुहादे रीजन में काफी वेल्दी लोग रहते हैं तो मुझे लगा यहाँ पे मुझे खाना मिल सकता है। लू फिर उन वुल्फ के मीट से इसे यहाँ पे एक सूप बना के देता है पर वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें इसे एक ही शर्त पे खाने के लिए दूंगा, तुम इसे धीरे धीरे खाओगी। ये इसकी शर्त को मान लेती है और लू सोचने लग जाता है कि मैंने नेबरिंग रीजन के किंग के बारे में तो सुना था, वो काफी ज्यादा ग्रीडी है, उसने अपने रीजन में काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया, इसी वजह से लोग वहाँ पे काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। लू फिर
उसे बताता है कि मैं लॉर्ड तुहादे का बेटा हूँ। ये से कहती कि हाँ, मुझे गॉड ने बताया था कि मुझे यहाँ पे एक फेथफुल इनकाउंटर होने वाला है आज। इसकी बात सुन के लू इसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी क्या? ये से कहती, क्या कि तुम श्योर हो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या? ये से कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है कुछ चीजों को लेकर। इसकी बात सुन के ये से कहती कि हाँ, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी किसी चीज के काम आ सकूं। ये फिर इसे बताता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, प्लीज इसे किसी को भी बताना मत। मैं यहाँ पे काफी सारे लोगों को भविष्य में मारने वाला हूँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ क्या? इसकी बात सुन के इसे कहती कि आपने मेरी जान बचाई है और आप काफी अच्छे इंसान हो और मुझे यही पता है। ये फिर इसे कहता है कि ठीक है, तो फिर क्या तुम मेरे वर्क में मेरी मदद करोगी क्या? ये इसे कहती कि हाँ, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। तो ये इसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा स्वागत है तारते तुहादे फैमिली में। लू मन ही मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसके अंदर इतना मान है कि वो हीरो का मुकाबला कर सकता है मेरे साथ। मेरे हिसाब से गॉडेस ने इसे यहाँ पे मेरे रास्ते में भेजा होगा। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमें फिर करीब 40 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉडेस एक फाइनेस्ट सोल्जर को यहाँ पे बुला लेती है और यहाँ आने के बाद ये कहता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। गॉडेस बताती है कि वर्ल्ड फाइनेस्ट सोल्जर होने के बाद भी तुम बैटल के दौरान यहाँ पे मारे गए। गॉडेस फिर इसे सारी चीजें बता देती है कि आखिरकार इसे क्या करना है। इसकी बात सुन के ये भी यहाँ पे अपनी कुछ डिमांड रखता है, जो कि गॉडेस यहाँ पे फुलफिल कर देती है। और कुछ समय के बाद गॉडेस इसे चेक करती है कि आखिरकार ये कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, पर ये देखती है कि वो तो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। वो यहाँ पे फाइनेस्ट सोल्जर से एक नीड बन चुका है, जो कि कुछ भी काम नहीं करता। कहानी फिर लू के यहाँ पे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं ये अब 12 साल का हो चुका होता है। वो सो रहा होता है, उतने में यहाँ पे तारते आ जाती है, जो कि उसे उठाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। लू इसे बताता है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आज जल्दी उठ नहीं पाया। ये फिर से बताती है कि मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, आप यहाँ पे जल्दी तैयार हो जाइए। इसके बाद ये तैयार होने लग जाता है और तारते से बताती है कि कल रात मुझे एक सपना आया, मैं काफी ज्यादा पतली थी और मैं लगभग मरने वाली थी, तभी आपने मेरी जान बचाई। ये इसे कहता है कि हाँ, जब हम पहली बार मिले थे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी सुंदर बन जाओगी। इसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पे इसकी पूरी फैमिली इसके खाने की तारीफ करती है। तभी लू इसे कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ सर्वेंट की ड्यूटी परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो इसे बताती है कि ये मेरा काम है और मुझे ये काफी अच्छा लगता है। उतने में एरिस यहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल सचमुच काफी अच्छी है। इसके फादर भी इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सचमुच तुम उसे काफी अच्छे से यहाँ पे सर्व कर रही हो। ये इसे कहती है कि अगर मिस्टर लू ने मुझे यहाँ पे नहीं लिया होता तो पता नहीं मैं कब के मर चुकी होती। तभी एरिस से कहती है कि तुम्हारी वजह से लू पूरी तरह बिगड़ चुका है, वो मेरे पहनाए हुए कपड़े कभी पहनता ही नहीं है। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और आखिरकार आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं बिगड़ चुका हूँ। एरिस फिर तारते को कहती है कि लू के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखना और उसे हमेशा खुश रखना। वो कहती कि हाँ जरूर। लू फिर इसे कहता है कि तारते ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेनिंग रूम में आ जाना। वो इसे कहती कि हाँ जरूर। फिर हम देखते हैं लू यहाँ पे अपने फादर की तरह इसका भी शरीर को चेक करता है ताकि इसे कोई बीमारी ना हो और उसी के साथ इसे मार्शल आर्ट और अलग अलग चीजें सिखाता है, जिससे इसका भविष्य में साथ दे सके हीरो को मारने के लिए। ये इसे काफी नई नई चीज सिखाता है, जो कि तारते काफी आसानी से सीख जाती है। पर तारते यहाँ पे नाइफ को यूज करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उसे यूज करना नहीं आता। इसी वजह से लू उसे बार बार पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तारते इसे बताती है कि मैं स्पेयर यूज करने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। फिर लू हमें बताता है कि दरअसल तारते यहाँ पे स्पेयर यूज करने में सचमुच काफी स्किलफुल है, पर यहाँ पे असैसिन के जॉब में वो इतने बड़े डंडे को लेके कहीं जा नहीं सकती और किसी को मार नहीं सकती। उस चीज के लिए इसे कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो कि तारते को सूट कर सके। हम फिर रात को देखते हैं, जहाँ पे लू देखता है कि तारते यहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है, तो वो इसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए। ये इसे कहती है कि आपको मेरी जरूरत है, इसी वजह से मैं आपके लिए यूजफुल होना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जिसे मेरी सचमुच जरूरत है और मैं उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो लू इसे कहता है कि चलो हम अपने अप्रोच को रिकंसिडर करते हैं। ये फिर से एक स्पीयर जैसी चीज देता है जो कि टुकड़ों में बढ़ जाती है और छोटी हो जाती है। वो इसे कहता है कि इसका यूज करके इस लकड़ी के डॉल के ऊपर हमला करो, और तारते ऐसी करती है और सिर्फ एक ही हमले से ये इस डॉल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देख के ये इसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमें फिर अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पे लू सुबह उठता है तो ये देखता है कि तारते इसके सामने होती है। वो इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सब बताती कि आप ही ने कहा था कि जब भी मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाऊँ तो मैं आपके साइड में सो सकती हूँ, और वैसे भी मैं आपके लिए यहाँ पे हर्बल टी लाई थी, पर आपको सोता हुआ देख मैं भी आपके साइड में सो गई और उसके बाद मुझे नींद आ गई। तारते फिर इसे चिपक जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि फाइनली मैं वो इंसान बन चुकी हूँ जो कि आपकी मदद कर सकती है। पर लू सोच रहा होता है कि मेरी सारी चीजें प्लान के
के अकॉर्डिंग ही चल रही है। वही हमें करीब 35 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गॉडेस यहाँ पे एक सामुराई को बुलाती है और वो भी बाकी लोगों की तरह एक सवाल पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे और ये कौन सी जगह है। इसकी बात सुन के गॉडेस इसके सामने आ जाती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ पे वर्ल्ड फाइनेस्ट सामुराई थे, पर फिर भी लोगों ने तुम्हें यहाँ पे मार दिया। ये सामुराई से पूछता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम हो कौन और मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हो, चुपचाप मुझे अपना काम बताओ। ये इसे कहती है कि बाय द वे मैं गॉडेस हूँ, तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। इसके बाद ये इसे सारी चीजें बता देती है और इसे कहती है कि उसे एक हीरो को मानना है। इसकी ये बात मान लेता है और इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ गॉडेस इस सामुराई को देखती है कि आखिरकार इसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, पर वो सारी चीजें गड़बड़ कर देता है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो गॉडेस से कहती है कि लगता है मुझे अगले पे यहाँ पे जाना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं पे हम देखते हैं लू को, जो कि तारते को लेके मार्केट आ चुका होता है। ये यहाँ पे ये चेक करने के लिए आया होता है कि मार्केट यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस बार की हार्वेस्टिंग काफी अच्छी हुई थी पिछली बार से। यहाँ पे इसे एक आदमी मिलता है जो कि इसे बात करता है और इसे बताता है कि जो फर्टिलाइजर उसने इसे दिया था वो सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया था, जिस वजह से इसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई है। वो फिर इसे यहाँ पे कुछ सब्जियां दे देता है। इसके बाद इसे कुछ और लोग भी मिलते हैं जो कि इसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि हमेशा हर किसी की मदद करते रहता है। ये फिर जब घर जा रहे होते हैं तो तारते इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आप सचमुच लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। ये इसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये इसे कहती है कि ये हर बार होता है जब भी हम यहाँ पे उस जगह को विजिट करते हैं। मेरे हिसाब से ये इसलिए क्योंकि आप हमेशा हर किसी से काफी अच्छे से बात करते हो। लुई से बताता है कि जो हमारे किंगडम में रहते हैं हमें उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी इज्जत बरकरार रह सके। तारते से बताती है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे बैंडिट और बीस से सभी को प्रोटेक्ट करते हो, कि ये इतना काफी नहीं है क्या। लुई से बताता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है। ताकत ही यहाँ पे लोगों के दिल जीतने के लिए काफी नहीं होता है, कभी कभी आपको जुबान से भी काम लेना पड़ता है। तारते फिर से बताती है कि ये जगह उस जगह से बिल्कुल अलग है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। तो लुई से पूछता है क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम तो हाथी में पैदा हो। ये इसे कहती कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे पैदा होती तो कभी भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती कि मैं आपको सर कर पाती। ये इसे कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम जहाँ भी होती मैं तुम्हें जरूर से ढूंढ निकालता। ये फिर से कहती है कि आप हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते हो, क्या आप मेरे दिल जीतने के लिए कहते हो। ये इसे कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम फिर घर के यहाँ देखते हैं जहाँ पे लू ने यहाँ पे काफी सारे माना बॉल्स बना रखे होते हैं और उसने एक बॉल में उसे स्टोर कर रखा होता है ताकि वो यहाँ पे सही वक्त पाने पे उन्हें यूज कर सके। तभी यहाँ पे तारते आ जाती है जो कि इसे बताती कि मास्टर ने आपको ट्रेनिंग रूम पे बुलाया, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद इसके फादर डायरेक्ट यहाँ पे तारते के बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे लू इसे बताता है कि मैं उसे 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वो सचमुच काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। ये इसे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि वो काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं बस यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ क्या वो यहाँ पे इनोसेंट बनने का यहाँ पे नाटक तो नहीं करी है, कहीं वो दूसरी जगह की स्पाई तो नहीं है ना। ये इसे कहता है कि मैं उसे डेली एग्जामिन करता हूँ और हमारी बातों से मैं ये कह सकता हूँ कि वो यहाँ पे कोई स्पाई वाई नहीं है। मैं उसे हमेशा ऑब्जर्व करते रहता हूँ और अगर वो मुझसे झूठ बोलती तो मैं उसे तुरंत ही पकड़ लेता। ये इसे कहती ये काफी अच्छी बात है क्योंकि वो काफी अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहता कि हमें उसे मारना पड़े। इसके फादर फिर से कहते हैं कि चलो अब ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्पेशल टेस्ट भी होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे फैमिली के ऑफिशियल मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम एसआईएन की जॉब काफी आसानी से कर पाओगे। तो ये ने कहता है कि ठीक है फादर, मैं आपके यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये से कहता है कि ठीक है, तुम्हें इसमें यहाँ पे मुझसे लड़ना पड़ेगा, तुम हारो या जीतो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी टेक्निक देखना चाहता हूँ। और हम देखते ये दोनों जंगल में आ जाते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लोग छुप छुप के एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे होते हैं। और इसके फादर से लड़ने के बाद ये तो समझ चुका होता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है और इन्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला। इसके फादर की मूवमेंट इससे काफी ज्यादा तेज होती है और ये यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने फादर को यहाँ पे हरा सकूं। मेरे फादर मेरा हर एक मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे फादर मुझे यहाँ पे खुद ही जीतने दे। तभी हम देखते हैं इसके फादर अचानक से इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये इस चीज के लिए रेडी होता है। ये सीधा अपने चाकू को अपने फादर के गले में लगा देता है और इन्हें कहता है कि क्या मैं जीत गया क्या। इसके फादर इसे कहते हैं कि हाँ तुम जीत गए। ये लोग फिर जंगल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे इसके फादर इसे बताते हैं कि अब तक मैं अपने आप को इस दुनिया का फाइनेस्ट असैसिन समझता था, पर लगता है मुझे ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। पर हाँ, तुम यहाँ पे मैजिक में काफी अच्छे हो, तुम अब तक इस चीज को होल्ड बैक करे थे। ये इसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मुझे काफी सारी चीजें जो मुझे आप सिखाओगे। ये इसे कहता है कि हाँ, तुम जरूर से एक फाइनेस्ट असैसिन बनोगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा ताकतवर बनो और जब तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा फाइनल टेस्ट दूंगा, जिसे यहाँ पे पास करने के बाद तुम फैमिली के हेड भी बन सकते हो। जब तक के लिए तुम मेरे काम में मुझे असिस्ट करोगे। हम फिर एक नॉवल को देखते हैं जो कि यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे इसके बेड पे 2 लड़कियां होती है जिसे इसने यहाँ पे खरीदा होता है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लू का फादर आ जाता है जो कि इसके गले में एक सुई चुबा के इसे मार देता है। उसके बाद ये लोग
ऐसे ही करता है, ये काफी सारे नॉवेल्स के घर में आग लगा देते हैं और इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। ये काफी सारे नॉवेल्स को जंगल में ही मार देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि बैंडिट्स ने ये काम किया है। कुछ समय के बाद ये लोग एक नॉवेल के पास जाते हैं जिसके लंग्स में कुछ खराबी आ चुकी होती है और यहाँ पे चेक करने के लिए आए होते हैं, जिसके लिए ये नॉवेल इसकी काफी तारीफ करता है और उसके पैसे भी देता है। सियान फिर इसे बताता है कि तुम्हें पता है वो इतना ज्यादा बीमार नहीं था, पर फिर भी मैं उसे विजिट करने आया, ऐसा क्यों, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? लू इसे बताता है कि हाँ मैंने नोटिस किया, इस बार उसके घर में पिछली बार से काफी ज्यादा गार्ड्स थे और अगर भविष्य में कभी भी वो हमारा टारगेट बना तो हमें केयरफुली यहाँ पे इस जगह में एंटर करना पड़ेगा। सियान इसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक बढ़िया असैसिन बनोगे, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि लू मैंने तुम्हें अब तक फाइनल टेस्ट के बारे में नहीं बताया ना। ये से कहता है कि हाँ। सियान इसे बताता है कि जैसा कि तुमने देखा ये जगह यहाँ पे काफी हेवीली गार्डेड है और काफी बार हमें यहाँ पे एक फॉल्स आईडी लेके जानी पड़ती है ताकि सामने वाला हमें पहचान ना पाए। ये अपने मन में कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में ये चीजें कर चुका हूँ। ये से बताता है कि हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बनाते हैं ताकि सामने वाला हमें पहचान ना सके। लुई ने कहता है कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे शेफ बनूं? ये से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक मर्चेंट बनो। लुई से पूछता है कि ऐसा क्यों? ये से बताता है कि नॉवेल्स काफी डिफेंसलेस होते हैं और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए वो ज्यादातर मर्चेंट से यहाँ पे कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये से पूछता है कि आपके पास फिर कनेक्शन है क्या ये चीज अरेंज करने के लिए? ये से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे टाइम पे यहाँ पे बॉर्न हुआ था। वो बैले ट्रेडिंग कंपनी के फादर का बेटा है जो कि अपनी प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है। बैले ट्रेडिंग कंपनी मिल्टो टाउन की काफी जानी मानी कंपनी है, तुम्हें वहीं पे जाना है। मेरा उनके ऊपर कर्ज है, इसी वजह से वो लोग मेरे लिए इस चीज को कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब तक तुम 14 के ना हो जाओ तुम अपने आप को ट्रेन करो एक मर्चेंट की तरह, एक बैलर के सन की तरह। ये से कहता है कि हाँ मैं 14 की उम्र तक इल्बर्ग को पूरी तरह अपना लूंगा। कहानी फिर रात को जाती है जहाँ पे ये लोग बैंक्वेट रखते हैं क्योंकि इसके फादर लू को यहाँ पे अगले फैमिली का हेड बनाने की घोषणा कर देते हैं और सभी को बताते हैं कि वो काफी ज्यादा टैलेंट है और शायद से ही कोई ऐसा होगा जो कि लू की उम्र में इतना ज्यादा टैलेंटेड है। पर तभी एक लड़का जिसका नाम रोना होता है वो इसे कहता है कि मैं चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो काफी ज्यादा यंग है और वो कैसे फैमिली का हेड बन सकता है। दरअसल ये सियान के बड़े भाई का बेटा है। यहाँ पे उसके फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर रोना समझता नहीं है। तो सियान इसे कहता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। ये इसे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि रूफ के मरने के बाद मैं फैमिली हेड बनने वाला हूँ, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मुझे यहाँ पे फैमिली का हेड बनना चाहिए। सियान इसे बताया था कि ठीक है अगर लू ने ये साबित कर दिया कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना। ये इसे कहता है कि नहीं, पर अगर मैंने उसे हरा दिया तो अगला फैमिली हेड मैं बनूंगा। ये इसे कहता है कि ठीक है तो फिर तुम्हें जल्द ही फाइट शुरू कर देना चाहिए। और तभी लू इसके गर्दन पे चाकू रख देता है और ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। पर ये चीज से काफी फ्रस्ट्रेट होता है। ये इसे कहता है कि अब तो साबित हो गया ना कि लू तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार तू हादे जो कि असैसिन का परिवार है वो कैसे काम करता है, हम कोई नाइट्स नहीं है। पर ये इसे कहता है कि मैंने अब तक सरेंडर नहीं किया और वो दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है। पर लू यहाँ पे इसे काफी आसानी से हरा देता है जिससे इसकी काफी ज्यादा बदनामी होती है। सियान फिर से बताता है कि अगर तुम लू से नॉर्मली भी लड़ते तो भी वो तुमसे ताकतवर ही निकलता, तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद ये सबसे पूछता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि लू ताकतवर है कि नहीं। लू फिर कुछ देर के बाद रोना से बात करने के लिए आ जाता है। वो इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये इसे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ये कहता है कि मुझे लगा कि तुम उदास हो। ये कहता है कि नहीं, मैं काफी ज्यादा इरिटेट और पैथेटिक फील कर रहा हूँ। ये इसे कहता है कि तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपने फादर को भी हराया है जबकि वो तुमसे कितनी ज्यादा ताकतवर है। इसकी ये बात सुन के ये कहता है कि इसका मतलब जो अफवाह मैंने सुनी थी वो सब सच थी। लू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे मुझे हराने के लिए, पर हाँ जब मैं फैमिली का यहाँ पे हेड बन जाऊंगा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी बनो और इस किंगडम की रखवाली करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें औरों से ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा। यहाँ पे काफी कम नाइट है जो कि तुम्हारे मुकाबले यहाँ पे टिक सकते हैं। तुम काफी ताकतवर हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है रॉन, एक असैसिन की तरह नहीं, एक नाइट की तरह जो कि तुहादी की रखवाली करेगा। ये इसे कहता है कि ये ऑफर इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद ये इसे एक तलवार देता है जो कि इसने खुद बनाई होती है। जब ये इस तलवार को चलाता है तो इसे काफी अच्छा लगता है। ये इसे कहता है कि जब तुम वापस आओगे तो मैं जरूर से एक बढ़िया नाइट बन जाऊंगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लू और तारते कब जाने का वक्त हो चुका होता है और तारते सब कुछ यहाँ पे रेडी कर चुकी होती है। अरेसा तारते को कहती है कि प्लीज लू का यहाँ पे ख्याल रखना। वो इसे कहती है कि हाँ मैं लू का हमेशा यहाँ पे ख्याल रखूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं जहाँ पे तारते इसके असली नाम से इसे बुला रही होती है। तो ये इसे बताता है कि आज से मैं इल्कबर्ग हूँ, तुम भूल गई क्या। ये इसे कहती है कि हाँ मिस्टर इल्क समा मैं समझ गई। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे तारते ने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते ताकि कोई इसे पहचान ना सके। साथ ही साथ लू ने भी अपने बालों के कलर चेंज कर दिए
होते हैं ताकि वो एक बैलर रख सके, जो कि मिल्टन टाउन का एक मर्चेंट है। हमें फिर यहाँ पे मिल्टन टाउन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ महा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक कस्टमर को कह रही होती है कि सर आप चाहो तो हम आपको पूरा टाउन घुमा सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस आदमी को ये ऑफर अच्छा लगता है और वो इसके साथ चली जाती है। हमें फिर पता चलता है यहाँ पे काफी सारे लड़के रहती है, जो सभी के सभी यहाँ पे ऑर्फन हैं, जिनके माँ बाप नहीं है। इसी वजह से एक साथ मिलकर ये काम करते हैं ताकि अपने लिए खाना का जुगाड़ कर सके और उसी के साथ घर भी ले सके। और महा एक तरह से इनकी लीडर होती है। पर हम देखते हैं कुछ ही देर में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से इन्हें अपना काम रोकना पड़ता है और ये सभी के सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पर तभी कुछ बुरे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इन्हें बेचना चाहते होते हैं। इनके इरादे महा समझ जाती है और इनके ऊपर हमला कर देती है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। ये सब यहाँ पे भागने की तो पूरी कोशिश करते हैं, पर ये लोग काफी ताकतवर होते हैं। इसी वजह से कोई भी यहाँ पे इनसे बच नहीं पाता और महासमय सभी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इन्हें खंडर से जगह पे लिया जाता है, जहाँ पे इन्हें बताया जाता है ये एक ऑर्फनेज है। यहाँ पे हमारी मुलाकात मिस्टर टॉरन नाम के एक आदमी से होती है, जो कि काफी घटिया इंसान है। वो यहाँ पे एक ऑर्फनेज को चलाता है और इन्हें बताता है कि यहाँ पे उसी के रूल्स चलेंगे और जो भी उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगा उन्हें ये कभी भी माफ नहीं करेगा। पर महा के एक साथी इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो। इसकी बात से ये गुस्सा हो जाता है और इसे जोरदार धड़ देता है और इसे यहीं पे रहने के लिए कहता है। इसके बाद ये इन सभी को एक जगह पटक देता है, जहाँ पे इनके और भी साथी होते हैं, जिनकी बातों से इन्हें पता चलता है कि ऑर्फन बच्चों के ऊपर एक बाउंड्री लगाई गई है और एक नोबल इनकी मदद कर रहा है ताकि वो यहाँ पे अच्छे से रह सके। पर इसकी बात सुन के इसकी साथी कहती है कि ये कौन सी मदद हुई, ये तो हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ ना। तभी एक आदमी भोरी भर के यहाँ पे वेजिटेबल्स ले आता है और इनके ऊपर फेंक देता है और उन्हें कहता है कि तुम इन्हें बना के खा सकती हो। पर महा इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हार नहीं मानती। वो नहीं कहती कि चलो हम एक साथ बनाते हैं, और हम देखते हैं ये लोग खाना बना के यहाँ खाने लग जाते हैं। पर इनमें से कोई भी यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि अगले दिन इनसे काफी ज्यादा मेहनत करवाई जाती है। हर तरह का काम इन्हीं से करवाया जाता है और अगर ये लोग काम अच्छे से नहीं कर पाते तो उन्हें ये लोग यहाँ पे टॉर्चर करते हैं और एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। ये लोग काफी ज्यादा घिनौने होते हैं। सारी चीज ये लोग इन्हीं से करवा रहे होते हैं। कुछ समय के बाद इनके यहाँ पे एक मर्चेंट आता है, जो कि मिस्टर ग्रीड के हाथ में यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स रख देता है। ये चीज महा देख लेती है। फिर शाम को यहाँ पे वही आदमी आता है, जो कि यहाँ पे इनमें से एक लड़की को कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज खाने के लिए दूंगा। उसके बाद वो इसे यहाँ पे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और ना चाहते हुए इसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और वो महा को इसे नहलाने के लिए कहता है। इसके बाद वो महा को यहाँ पे इसे मेकअप करने के लिए कहते हैं और इसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। फिर जब रात को वो लड़की आती है तो वो काफी डिप्रेस हो जाती है और वो रोने लग जाती है। इसे देख के महा समझ जाती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे महा उसे बात करने के लिए जाती है, पर उसे अब खुद से ही घिन आने लगी होती है कि आखिरकार वो किस चीज में फंस गई। इसके बाद इस लड़की के साथ हमेशा यही चीज होती है। फिर एक दिन जब इस लड़की को ये दोबारा से लेने के लिए आए होते हैं तो बाकी लड़के ऐसे कहते हैं कि तुम हमेशा इतनी मतलबी नहीं हो सकते, हमेशा तुम उसे क्यों लेके जाते हो। ये सब फिर बाकी लड़कियों के साथ भी वही चीज करते हैं जो कि पहली लड़की के साथ किया होता है, और अब सिर्फ महा ही बची होती है। तो सभी को यहाँ पे इसके बारे में फिक्र होने लग जाती है। पर इन सभी को ऐसे हालत में देख के महा काफी ज्यादा रोती है और ऐसे करते हुए करीब 2 साल हो जाते हैं, पर अब तक इन लोगों ने महा के साथ कुछ नहीं किया होता है। फिर एक दिन इन्हें पता चलता है कि महा को किसने यहाँ पे बुक कर दिया और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। इसकी बात सुन के महा समझ आती है कि यहाँ पे और ज्यादा रुक नहीं सकती, इसे किसी भी हाल में कुछ करना पड़ेगा, और ये चाकू से अपने आप को मारने का फैसला करती है। पर तभी यहाँ पे लू आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पे हंसती हो तो काफी क्यूट लगती हो, पर तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। ग्रीड फिर सभी लड़कियों को बताता है ये मिस्टर एलिकबर्ग है, जो कि एक मर्चेंट है और वो अपने राइट हैंड के तौर पर किसी को यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। ये यहाँ पे महा को चुनता है, पर महा आने की नहीं सोच रही होती है। तभी ये इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम मेरे साथ आ रही हो। ये फिर उसे पैसे दे देता है, पर वो इसे कहता है कि तुम आज महा को नहीं ले जा सकते, करीब 3 दिन के बाद तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। ये इसे कहता है कि ठीक है, पर महा को कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अब वो मेरी फैमिली के हिस्सा बन चुकी है। हमें फिर रात में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये मोटा आदमी अब महा के साथ गलत करने की सोच रहा होता है। इसी वजह से उसे कहीं ले जा रहा होता है, पर महा सोचती है कि वो लू को धोखा नहीं दे सकती। इसी वजह से वो अपनी मैजिक का यूज करके इसे यहाँ पे धक्का दे देती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी वो आदमी यहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ से भाग पाओगी, आज रात तुम मेरे साथ बिताने वाली हो। और वो इसे पकड़ लेता है और इसे कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी यहाँ पे लू आ जाता है और इसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और तुमने उसके ऊपर हाथ डाला है। ये फिर इसे यहाँ पे मारता है। उसके बाद वो महा को कहता है कि मेरे साथ चलो, पर तभी वो ग्रेट यहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें 3 दिन के बाद वो मिलेगी। ये दोनों फिर मिलके इसे मारने का फैसला करते हैं। पर लू इनसे तेज होता है, वो इनकी गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे कहता है कि मैं खुद भी तुम्हें पनिश कर सकता हूँ और लॉ के थ्रू भी करवा सकता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे चुनते हो। हमें फिर एक नोबल के घर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की आती है और उसे देखिए वो नोबल उसे अंदर ले लेता है और उसे कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। पर तभी एक ऑफिसर यहाँ पे आ जाता है, जो कि उस नोबल को कहता है कि तुमने ये गलत काम किया है, और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं वो लड़की तारती होती है। इसके बाद यहाँ पे सभी का पर्दाफाश हो जाता है और इन सभी को अंदर
तैयार कर दिया जाता है। हम फिर देखते हैं सभी लड़कियां मिलकर एक लड़की को शीशे के पास लाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है। दरअसल इन लोगों ने इसका चेहरा बिगाड़ दिया होता है, पर लू ने इसका चेहरा ठीक कर दिया है और ये देखिए ये लड़की काफी खुश होती है। फिर हम लू को देखते हैं जो कि इसे कहता है कि माँ चलो घर जाने का समय हो चुका है। ये इसे कहती है कि हाँ। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे लू मिस्टर बैलर के घर पे होता है जिन्होंने इसे अपने बेटे का नाम दिया है। वो यहाँ पे उसके बेटे को चेक करता है और उसे बताता है ये बिल्कुल ठीक है। इसकी बात सुन के इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया पर्सनली यहाँ पे आने के लिए, मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रिया करूँ उतना कम है। ये इसे कहता है कि नहीं आखिरकार ब्रूट तो मेरा भाई है ना। बैलर से बताता है कि तुम्हारे परिवार का मेरे ऊपर एहसान था और उसे उतारने के लिए मैंने तुम्हारा नाम इल्बर्ग अपने फैमिली की रजिस्ट्री में डाल दिया, पर अभी भी मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जदार हूँ। तो लुई ने कहता है कि तो फिर आप ऐसी एक फैमिली बन सकते हो जहाँ पे मैं कभी भी रिटर्न हो सकता हूँ। ये इसे कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा प्लान है एक असैसिन के लिए। और हाँ जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैंने यहाँ पे अडॉप्टेशन की यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और हमारे फैमिली को एक और नया मेंबर मिल गया है। लुई से कहता है कि हाँ आज से तुम ऑफिशियली मेरी यंगर सिस्टर हो महा बैलर। ये इसे कहती है कि हाँ। बैलर फिर इसे यहाँ पे एक पोर्ट्रेट दिखाता है और उसे बताता है कि तुम इस शॉप को यहाँ पर रन कर सकते हो, ये काफी अच्छी जगह है और यहाँ पे तुम काफी अच्छे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और मैं तुम्हारे चेहरा देख के ही बता सकता हूँ कि तुम काफी अच्छे मर्चेंट बन सकती हो। लू फिर अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पे माहा और तारते उसका स्वागत करती है और लू ने बताता है कि दरअसल उसके फादर ने उसे यहाँ पे एक नई शॉप दी है ताकि वो उसे चला सके। इसकी बात सुन के ये लोग यहाँ पे इसे कांग्रेट्स करते हैं, पर ये इन्हें बताता है कि हमें कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा जहाँ पे ये स्टोर चल पड़े और हम यहाँ पे इससे पैसे कमा सके। ये इसे कहती है कि ये करने के लिए तो हमें काफी कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। ये इसे कहता है कि फिक्र मत करो मेरे पास काफी अच्छी चीजें है और मेरे टारगेट यहाँ पे नॉबल्स होने वाले हैं। तारते फिर इसे कहती है कि आप इस काम के आड़ में यहाँ पे अपने असैसिन के काम को कंप्लीट करोगे। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं एक ऐसा स्टोर बनाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे खास करके औरतों के लिए होगा। ये इसे कहती है ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मार्केट में ऐसी जगह काफी है। ये इसे कहता है कि पर मेरे पास एक प्लान है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लू अपने रूम में होता है और वो कह रहा होता है कि वो 13 साल का हो चुका है और करीब 5 साल के बाद उसे यहाँ पे हीरो का असैसिनेट करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ पे किसी भी हाल में ताकतवर बनना पड़ेगा। कुछ देर में यहाँ पे तारते और महा आ जाते हैं जो कि इसके साथ यहाँ पे सो जाते हैं और लू यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर ये इसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तुम हमसे यहाँ पे मांग सकते हो, तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। पर वो इन दोनों की बात को इग्नोर करके यहाँ पे सो जाता है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ बैलर की वाइफ लू से मिलने के लिए आई होती है। वो काफी बदतमीज होती है। वो इसे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया, क्या ये यूजलेस चीज के लिए तो नहीं है। ये इसे कहता है कि नहीं मैंने कॉस्मेटिक बनाया जो कि मैं यहाँ पे मार्केट में बेचने वाला हूँ। बैलर से समझाता है कि ऐसी चीजें मार्केट में आजकल नहीं चलती है। ये इसे कहता है कि मार्केट में बिकने वाली कॉस्मेटिक से बिल्कुल अलग है। तो बैलर की वाइफ से पूछती है कि ऐसे तो मार्केट में काफी अलग अलग प्रोडक्ट है, तो आखिरकार वो तुम्हारे प्रोडक्ट क्यों लेंगे। ये इसे बताता है कि उन्हें यूज करके ज्यादातर लोगों की यहाँ पे स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है और मैं उसी चीज से यहाँ पे लोगों को छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। ये फिर इनके सामने एक बॉटल को रख देता है और इन्हें बताता है ये मॉइस्चराइजर है। दरअसल लोशन और मॉइस्चराइजर अब तक इस दुनिया में नहीं बने हैं। ये फिर इसे पूछती है कि ये मॉइस्चराइजर है क्या और ये कैसे काम करता है। ये इसे सारी चीज बताता है कि ये ड्राई स्किन के लिए और काफी अलग अलग चीजों के लिए भी ये यूज होती है, खासकर कि आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हो। ये चीज देखिए काफी खुश जाती है और कहती है कि मेरी स्किन काफी स्मूथ हो चुकी है। लो फिर इन्हें बताता है कि आप मॉइस्चराइजर को एक आर्मर की तरह समझ सकते हो जो कि स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं पे हम देखते हैं वो जब अपने ऊपर मेकअप करती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो इसे कहती है कि मैं ये चीज को रखने वाली हूँ। ये चीज देख के ये इसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे फ्रेंड इस चीज को खरीदेंगे क्या। वो इसे बताती है कि हाँ जरूर, ऐसी कौन सी औरत नहीं होगी जो कि इस चीज को नहीं खरीदेगी। ये फिर लू को कहती कि वैसे तो मैं तुम्हें मॉक करने के इरादे से आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे ये चीज मिलेगी और इस चीज के लिए तो मैं तुम्हें अपना खुद का बेटा बुलाने के लिए तैयार हूँ। बैलर फिर यहाँ पे अपनी वाइफ को कहता है कि मीरा प्लीज इस चीज के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता देना और एक मुझे बताओ कि इसका मास प्रोडक्शन तुम कब से शुरू कर सकते हो। ये इसे कहता है कि वैसे तो मैं हफ्ते में 200 बोतल तैयार कर सकता हूँ। तो ये इसे कहता है इस मामले में तो तुम्हें लोगों को हायर करना पड़ेगा। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं लोगों को खुद हायर कर लूंगा। तो ये इसे कहता है कि तुम एक मास प्रोडक्शन कब तक शुरू कर सकते हो। ये इसे कहता है कि उस चीज के लिए मुझे करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ये इसे कहता है कि कैसी प्रॉब्लम। ये इसे बताता है कि दरअसल ये चीज बनाने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें वाटर और ऑयल मिक्स ना हो और ये चीज सिर्फ तुहादी में ही बनती है और हाँ इस चीज के लिए हमें उनसे ही डील करना पड़ेगा। पर इस चीज का एक फायदा भी है कि इस बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं चलेगा और वो हमारे प्रोडक्ट की कोई कॉपी नहीं बना पाएंगे। बैलर इसकी बात सुन के खुश हो जाता है और वो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो लू तारते को बताता है कि दरअसल एक ऐसी चीज है जो कि तुहादी में ही बनती है और उस चीज को वहां से चोरी करना मुश्किल है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की रेसिपी मैंने अब तक बैलर को नहीं बताई है, वरना वो अपने फायदे के लिए इस चीज को यूज करेगा और मुझे साइड कॉर्नर कर देगा और सब कुछ अब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे इनका स्टोर अब यहाँ पे सेटअप हो जाता है और पहले ही दिन काफी ज्यादा भीड़ लगती है क्योंकि बैलर की वाइफ ने
काफी सारे नॉवेल्स को इस बारे में बताया होता है और यहाँ पे महा की दोस्त सारी चीजों को हैंडल कर रही होती है। वही हम यहाँ पे लू और तारते को देखते हैं जो कि ये चीजों को देख रहे होते हैं और लू इसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि 6 महीने में और ना इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तभी तारते इसे बताती है कि हमें मिल्टू के लॉर्ड ने इसी चक्कर में यहाँ पे इन्वाइट किया है। ये इसे कहता है उस चीज को मैं बाद में हैंडल करूंगा, पर सबसे बढ़िया बात यह है कि अब मैं कहीं भी स्नेक आउट करके जा सकता हूँ। ये इसे कहती है कि हाँ आपको पता है इस शॉप में यहाँ पे आपका काइंडनेस ओवरफ्लो हो रहा है। ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि आपने महा के सारे फ्रेंड्स को यहाँ पे हायर किया है। लू इसे बताता है कि वो मैं नहीं था, वो महा थी जिसने ये डिसीजन लिया। लू इसे बताता है कि किसी भी स्किन प्रोडक्ट को बेचने के लिए यंग लड़कियां जरूरी होती है क्योंकि वो शॉप को रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्किन को दिखा के। पर जो भी हो वो काफी जल्दी चीजों को सीख लेते हैं। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तभी तारते से बताती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स डेली यहाँ पे स्पाइस भेजते हैं फैक्ट्री में ताकि वो हमारी चीज को एक्वायर कर सके। ये इसे कहता है कि चिंता मत करो, उनका यहाँ पे सबर जल्दी ही टूटने वाला है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे लू सो रहा होता है तो उसे कुछ हलचल की आवाज आती है और ये यहाँ पे तारते और महा होते हैं जो कि यहाँ पे एक स्पाई को पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये लोग एक जगह उसे बांध देते हैं। लू फिर इन्हें बताता है कि तुम्हें पता है प्रिजनर्स काफी रेयरली यहाँ पे कन्फेस करते हैं जब तक तुम इन्हें यहाँ पे होप नहीं दे देते। तो ये इसे कहती है कि तो आप ये कहना चाहते हो कि हमें इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए ना। वही हमें यहाँ पे करीब 30 साल पहले गॉडेस के यहाँ दिखाया जाता है जो कि एक रैपर को यहाँ पे बुलाती है और ये भी बाकी लोगों की तरह यहाँ कंफ्यूज होता है, पर गॉडेस उसे रैप करते हुए सारी चीजें बता देती है और करीब 30 साल के बाद चेक करती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, वो यहाँ पे एक बेवकूफ बन के रह चुका है जो कि इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, जिससे गॉड को काफी ज्यादा निराशा होती है। हमें फिर लू को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। वो यहाँ पे तारते से पूछता है कि तुम्हारा कोई प्लान है क्या। ये इसे कहती है कि हाँ मैं महा के साथ यहाँ पे कहीं घूमने के लिए जाने वाली हूँ। ये इसे कहता है ये काफी अच्छी बात है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो मेरी फिक्र मत करना, और ये यहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं लू यहाँ पे डिया से मिलने के लिए आ जाता है। वो इसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस चीज लाया हूँ। इसे यहाँ पे देख डिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि करीब 1 महीने बाद ये लोग मिल रहे होते हैं। यहाँ पे इसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, जिससे देख के डिया काफी खुश हो जाती है और ये लोग यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वही महा और तारते यहाँ पे अपनी कंपनी एंजॉय करते हुए खाना बनाते हैं और इसी खाने को खाने लग जाते हैं। उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। वही हम लू को देखते हैं जहाँ टाइम स्पेंड करते हुए रात हो जाती है और वो डिया को बाय कह के घर वापिस आ जाता है। घर वापिस आके वो अपने आप को देखने लग जाता है, जिसके बाद वो सो जाता है। पर कुछ देर में यहाँ पे महा और तारते आ जाती है जो कि इसके साइड में यहाँ पे सो जाती है। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे महा और तारते इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और इसे उठाती है, पर इन दोनों को कुछ अजीब स्मेल आती है। तभी ये तुरंत उठ जाता है और इसे कहता है कि लड़कों के साथ जब वो बड़े हो रहे होते हैं वो हमेशा होते रहता है, तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगी। तो तारते इसे कहती है कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकती हूँ। महा भी फिर से कहती है कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, पर तुम्हारी शरीर तो कुछ और ही कह रहा है। ये सोचता है कि ये तो मेरे प्लान का कोई हिस्सा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है और महा के दोस्तों को देखते हैं जो कि कॉस्मेटिक का सामान लेके कहीं जा रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे महा के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर तभी 2 आदमी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इन दोनों को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जितने भी पैसे हो वो हमें दे दो। पर इन दोनों के पास पैसे नहीं होते तो इन दोनों को यहाँ पे अजीब से छेड़ने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पे महा आ जाती है जो कि इन दोनों की बहुत बुरी तरह पीटती है और इसे देख के इन दोनों की जान में जान आती है। महा इन्हें बताती कि तुम दोनों लेट थे, इसी वजह से मुझे फिक्र हो रही थी। पर ये दोनों महा को नहीं पहचानते तो महा इन्हें कहती है कि अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें शहर घुमाना चाहूंगी। जिसके बाद ही इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह मारती है, उन दोनों के गले में चाकू रख देती है और कहती कि दोबारा मेरी लड़कियों को हाथ लगाया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम लू को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा होता है। उतने में यहाँ पे तारते आ जाती है जो कि इसे एक थैली पकड़ा देती है और जब ये इसे खोलता है तो इसके अंदर बटन्स होते हैं। तारते इसे बताती कि जिन भी लोगों को मैंने मारा ये उन सभी के बटन्स है। ये फिर से बताता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में सुना है, लोग तुम्हें यहाँ पे बैटल मेडन कह रहे हैं। ये इसे कहती कि प्लीज वो मुझे मत कहिए, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। लू फिर हमें बताता है कि वो तारते को यहाँ पे बैटल का एक्सपीरियंस दे रहा है और माहो को पैसे कैसे कमाते हैं। ये फिर से बताता है कि हमें यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो जाएगा। ये दिन काफी बिजी रहे, मैंने अपने फॉल्स अटेंडेंट क्रिएट करके अपने ब्रांड को काफी सक्सेसफुल बना दिया और मेरे काफी ज्यादा कनेक्शन भी बन चुके हैं जिनसे मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। लू फिर जाने से पहले महा को कहता है कि और ना की सारी चीजें तुम हैंडल करोगी। महा इसे बताती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ पे सारी चीजों को हैंडल कर लूंगी। मैं इसे और ज्यादा बड़ा बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं इसे आसपास के टाउन में एक्सपेंड करना चाहती हूँ। ये से पूछता है कि आसपास के टाउन में तुम्हारा मतलब क्या है। ये से बताती है कि मुझे एक बढ़िया जगह मिली है। पर जब लू उस जगह को देखता है तो यहाँ पे वो एक ट्रेडिंग कंपनी होती है। दरअसल ये ट्रेडिंग कंपनी महा के फादर की थी और इसने यहाँ पे महा के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया था। दरअसल वो काफी अच्छे घराने से थी, फिर एक दिन यहाँ पे उसके फादर के साथी ने उसे बेट्रे कर दिया और उन लोगों को मार दिया और महा को मिल्टू शहर में यहाँ पे अकेला छोड़ दिया ताकि वो भटकती रहे। और ये महा की ही शॉप है। वैसे तो वो महा को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, पर
उसे लगा नहीं था कि माँ दोबारा से अपने शॉप को ओपन करना चाहेगी। ये फिर से कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। उतने में यहाँ माँ की कुछ साथियां आ जाती है जो कि इसे तोहफा देती है और इसका शुक्रिया करती है जो कुछ भी इसने इनके लिए किया होता है। ये इसे कहता है इसकी कोई बात नहीं है, ये नहीं कहती है कि नहीं आपने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, और सभी के सभी यहाँ पे लू का शुक्रिया करते हैं। लू इन्हें बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब ने जो भी कुछ किया है वो तुम्हारे टैलेंट के ऊपर था। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपने हमारी जान बचाई है और हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। तो ये इसे कहता है कि तुम सबका शुक्रिया, मैं तुम सभी को कभी भी नहीं भूलूंगा। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लू कब जाने का समय हो चुका होता है और वो अपने बालों का रंग चेंज कर लेता है ताकि वो दोबारा से लू तुहादे बन सके जो कि एक असैसिन है। हम फिर देखते हैं लू के अब जाने का समय हो चुका होता है तो लू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सारी चीजें छोड़ रहा हूँ। महा इसे कहती है कि फिक्र मत करिए, मैं सारी चीजों को अच्छे से बिल्ड करूंगी। तारते फिर इसे कहती है कि मुझे माफ करना, लू के साथ सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। ये इसे कहती है कि तारते मेरे लिए ब्रदर लू का ख्याल रखना। महा फिर लू को एक डॉल बना के देती है। लू इससे पूछता है ये क्या है। ये इसे बताती है कि शुरू में तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही थी, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी बार शक किया, पर अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें मेरे माना की जरूरत है ताकि मैं तुम्हें असिस्ट कर सकूं तुम्हारे असैसिनेशन प्रोसेस में। पर फिर भी मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आ सकती हूँ। अगर तुम्हें थोड़ा समय मिले तो प्लीज मुझे यहाँ पे विजिट करते रहना। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जरूर विजिट करूंगा। ये इसे कहती है कि अगर तुम डिया की तरफ विजिट करने नहीं आए तो मैं उदास हो जाऊंगी। ये इसे कहता है कि नहीं, तुम मेरी प्रीशियस सिस्टर हो तो मैं जरूर से तुम्हें विजिट करने के लिए आऊंगा। इसके बाद लू और तारती यहाँ से चली जाती है। पर कुछ दूर आने के बाद इनके सामने एक भेड़ियों का झुंड आ जाता है जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये दोनों बाहर उतर जाते हैं और तारते इसे कहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करना चाहती हूँ। ये इसे कहता है कि ठीक है। इसके बाद तारते अपने वेपन का यूज करके इन वुल्फ्स के ऊपर हमला कर देती है और वो एक एक करके सभी वुल्फ्स को यहाँ पे मार गिराती है। ये वुल्फ काफी खतरनाक होते हैं पर तारते के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लू फिर तारते की तारीफ करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, तुम काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हो। और मैं अब समझा कि आखिरकार वो लोग तुम्हें यहाँ पे बैटल फील्ड में बैटल मेडन क्यों कहते हैं। ये इसे कहती है कि वो मुझे मत कहिए, ये काफी एम्बैरेसिंग है। पर इतने सारे वुल्फ ह्यूमन टेरिटरी में आ चुके होते हैं। ये सोचता है कि लगता है अब हीरो के आने का समय हो चुका है। फिर जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो ये लोग फार्मर्स के यहाँ रुकते हैं जो कि लू को देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सभी लू की टेरिटरी में रहते हैं। यहाँ सभी लोग लू की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार इनकी फसल काफी अच्छी हुई है। साथ ही साथ वो इसे काफी वेजिटेबल्स भी देते हैं शुक्रिया के तौर पर। लू फिर जब घर आता है तो एरिस इसका स्वागत करती है और इसे गले लगा लेते हैं और इसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, साथ ही साथ तुम्हारी स्मेल को भी, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और वो तारते का भी यहाँ पे वेलकम करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमेशा यहाँ पे लू का ध्यान रख रही थी। ये फिर लू को बताती है कि दरअसल तुम्हारे फादर स्टडी रूम में तुमसे मिलना चाहते हैं और लू यहाँ से चले जाता है। इसके बाद ये तारते से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या क्या तुम दोनों के बीच में हुआ। वहीं पे हम देखते लू के फादर को जो कि इसे कहते हैं कि अब तुम 14 साल के हो चुके हो, इसका मतलब तुम लीगली अडल्ट हो चुके हो और मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर बड़ों के जैसे सोचने की भी ताकत आ चुकी होगी। मैंने तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एक मर्चेंट ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया था पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने आगे चले जाओगे। ऐसा कोई सा भी नॉवल नहीं है जिसने तुम्हारे ब्रांड के बारे में ना सुना हो। ये इसे बताता ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैंने मॉइस्चराइजर और ऐसी अलग अलग चीजें बनाई जो कि औरतों को काफी पसंद आई। तो सियानी से कहता है कि तुमने सचमुच एक ऐसा मास्क क्रिएट कर दिया है जिससे तुम अपने काम को काफी आसानी से कर सकती हो, पर तुम चाहो तो इस मास्क को तुम्हें उतारने की जरूरत भी नहीं है। तुम तुहादी की जगह एक मर्चेंट की तरह भी अपनी लाइफ बिता सकती हो। तो लुइन से पूछता है कि फादर आखिरकार आपका मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये इसे बैठने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ पे एक असैसिन के साथ एक मर्चेंट की तरह भी सक्सेसफुल हो। दरअसल बैलर ने मुझे रिकमेंड किया है कि तुम असैसिन का काम छोड़ के एक मर्चेंट बन जाओ। ये इसे कहता है कि फादर आखिरकार अब ये क्या कहना चाहते हो। मैंने यहाँ पे मर्चेंट का ही काम इसलिए शुरू किया था ताकि मैं असैसिन बन सकूं। तो ये इसे बताता है कि तुम्हारे हाथ अब तक खूनों से नहीं रंगे, तो तुम चाहो तो तुम अपनी दूसरी लाइफ चुन सकते हो। ये इसे कहता है कि पर मैंने आपको असैसिनेट करने में मदद की थी। ये इसे कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट थे, तुमने किसी को मारा नहीं है। असली असैसिन के कंधों पे जो बोझ होता है वो काफी ज्यादा होता है और एल्वन किंगडम कभी भी हमें यहाँ पे इस चीज के लिए शुक्रिया नहीं करता, हमें फिर भी इस किंगडम की रखवाली करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें इल्क बैलर की तरह इसलिए रजिस्टर किया ताकि तुम दूसरे इंसान की तरह अपनी लाइफ जी सको और इस असैसिन जैसे थैंक्सलेस जॉब को तुम यहाँ पे छोड़ सको। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात सुन के लू यहाँ पे सोचने लग जाता है और इसे कहता है कि फादर मैंने सोच लिया है, मैं तुहादी बनकर यहाँ पे असैसिन का काम करना चाहता हूँ और वैसे भी ऐसे काफी सारे काम है जो कि मैं बिना तुहादे के नाम के नहीं कर सकता। तो सियानी से पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे इस किंगडम के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हो क्या। ये से कहता है कि नहीं, मैं बस इस किंगडम को उन लोगों के लिए पीसफुल बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ रहते हैं। बेशक इसके लिए किंगडम मुझे अबेंडन ही क्यों न कर दे, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यहाँ पे लोगों की खुशी चाहता हूँ और वैसे भी मैं इतनी आसानी से किसी को मुझे पकड़ नहीं दूंगा जबकि आपने मुझे ट्रेन किया है। मैं यहाँ पे अपनी खुशी के लिए सारी चीजें करना चाहता हूँ, ना कि किसी के कहने पर। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं डिया
को पसंद करता हूँ और इसी वजह से उससे शादी करने के लिए मुझे यहाँ पे एक नोबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक मर्चेंट की। तो सियान इसे कहता कि किसे पता था कि तुम मेरे जैसे ही एक बेवकूफ होंगे। सियान फिर इसे एक नोबल का डेटा दिखाता है और उसे बताता है कि आसपास के किंगडम में ड्रग्स बेचता है और ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा स्कम है जिसे किंगडम से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिटाने की जरूरत है। ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम इसे कैसे मारोगे। तो आरते फिर लू को कहती है कि हम तो उसे तुरंत ही मार सकते ना। ये इसे कहता है कि नहीं, हमें अपने टारगेट को मारने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक कर लेना चाहिए, उसी के बाद हम जाके उसे मारेंगे। ये फिर यहाँ पे एक पिजन में एक लेटर लिख देता है ताकि वो वहां तक पहुंच सके और वो उस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, जिसके बाद ये लोग उसे मारने जा सके। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लोग अपनी मदर से पूछते कि आप सुबह सुबह यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। ये इसे कहती कि मैं देखने के लिए आई हूँ, दरअसल तारते ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो लू सोचता है कि आखिरकार तारते ने ये सब क्या किया। फिर हम देखते हैं इसकी मदर से काफी लड़कियों की फोटो दिखाती है ताकि वो उनमें से किसी को चुन ले। तो लू इसे कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहती कि नहीं, यहाँ पे सबसे बेस्ट गर्ल मैं तुम्हारे लिए चुन के लाई हूँ, तो मैं इनमें से किसी को चुनना पड़ेगा। तो लू यहाँ तारते को कहने के लिए कहता है और तारते इसे कहती कि मिस्टर लू अभी काफी ज्यादा यंग है, उन्हें यहाँ पे अरेंज मैरेज में यहाँ पे नहीं घुसाना चाहिए आपको। तो एरिस से कहती है तो फिर क्या तुम यहाँ पे लू के बच्चों को बेयर करोगी क्या। इसकी बात से ये टीज हो जाती है और इसे कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तारते के पास एक नोबल जितना ही माना और वो काफी अच्छी है और मेरे हिसाब से तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा चलेगा। तो इसकी बात सुन के तारते इसे कहती है अगर लू को ये चाहिए तो मैं इस चीज के लिए राजी हूँ। तो ये इसे कहता है कि आप उसे टीज करना बंद कर दीजिए। ये इसे कहती कि मैं टीज नहीं करी, मुझे भविष्य में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना है और आखिरकार तुम मुझसे ऐसे टोन में क्यों बात करो। ये इसे बताता है कि मैं एक अडल्ट हूँ इसलिए मैं ऐसे टोन में बात कर रहा हूँ। ये इसे कहती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये इसे कहता है कि नहीं, मैं इसी टोन से आपके साथ बात करने वाला हूँ। सीन फिर गॉडेस की यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो 25 साल पहले एक पापराजी को यहाँ बुलाती है और वो भी दूसरों की तरह कंफ्यूज होता है, पर गॉडेस इसको सारी चीजें बता देती है और इसे दूसरी दुनिया में भेज देती है ताकि हीरो को खत्म कर सके। पर ये यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर होता है, इवन एक घोड़ा भी इसे कुचल के चले जाता है, जो देख के गॉडेस काफी डिसअपॉइंट होती है। वही हम लू और तारते को देखते हैं जो कि पेसियार नाम की एक टाउन आ जाते हैं, जो कि मिल्टो के बाद सेकंड ग्रेटेस्ट मर्चेंट टाउन है। यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं कि इस जगह की हालत सचमुच काफी ज्यादा खस्ता हो रखी होती है। फिर जब ये लोग एक गली से जा रहे होते हैं तभी एक लड़की इनके सामने आ जाती है जो कि यहाँ पे ग्रोसबेरी बेच रही होती है, पर इन दोनों को इस चीज पे थोड़ी शक हो जाता है। तो यहाँ पे तारते इस चीज को ले लेती है और उसके बाद यहाँ पे लू उसे यहाँ पे चेक करता है और जैसे ही वो उसे खाता है उसे पता चल जाता है इसके अंदर कुछ ड्रग मिला हुआ है। ये फिर इस लड़की को सारी चीजें बोलने के लिए कहता है पर वो कुछ नहीं कहती। तो ये इसके सामान को यहाँ पे तोड़ देता है। कुछ ही देर में यहाँ पे काफी गुंडे आ जाते हैं जो कि इनसे लड़ने लग जाते हैं, पर ये दोनों मिल के इन सभी को हरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लू इस लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। पर ये लड़के से कहती कि मेरी मदर को उस मेडिसिन की जरूरत है, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। इसके बाद ये लड़की इसकी मदर के पास लू और तारते को ले आती है जो कि एकदम ड्रग एडिक्ट हो चुकी होती है, पर लू यहाँ पे किसी तरह उसे कंट्रोल करता है और उसे बेहोश कर देता है। ये फिर यहाँ पे इस लड़की को बताता कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ड्रग का नशा कुछ ही समय में यहाँ पे टूट जाएगा। ये दोनों फिर घर वापस आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग एरेस को देखते हैं, जिससे यहाँ पे माहा ने और ना की काफी बॉटल्स भेजी होती है, पर उसी के साथ एक मैसेज भी होता है जो कि लू के लिए होता है और इसमें माहा ने उस नॉवल के बारे में सारी चीजें बता दी होती है जो भी यहाँ पे इसने मांगी थी। और ये सारी चीजें सुनने के बाद ये फैसला करता है कि उस नॉवल को पैसा असैसिनेट करेंगे। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे लू और माहा उस नॉवल की वाइफ के पास अपने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लेके जाते हैं ताकि वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को चेक करवा सके जो कि इन लोगों ने हाल ही में बनाया होता है, पर ये सब एक बहाना होता है। इसके बाद उस नॉवल की वाइफ जो है वो यहाँ पे उसको ट्राई करती है और उसे काफी अच्छे लगता है। वो यहाँ पे इनकी काफी ज्यादा तारीफ करती है, उनसे पूछती है कि आखिरकार वो क्यों चाहते हैं कि वो ये यूज करे। लू इन्हें बताता है कि दरअसल उनके हस्बैंड का नाम काफी ज्यादा फेमस है और इन सभी से हर कोई एसोसिएट होना चाहता है। ये इन्हें सारी चीजें बताती है, साथ ही साथ ये भी ये कुछ ही समय पहले यहाँ पे नॉवेल्स की कैटेगरी में आई है। कुछ देर के बाद इस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जो कि यहाँ पे लू का टारगेट है। इसका नाम एजवा वैंकोर होता है। वो इन्हें कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरी वाइफ सचमुच काफी खुश लग रही है। ये से कहता है कोई बात नहीं है। एजवा फिर इन दोनों को आज जो रात को इनकी घर में पार्टी होने वाली है उनके लिए यहाँ पे इनवाइट करता है और पार्टी के दौरान लू और माहा को यहाँ पे सभी लोग घेर लेते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे दिख रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस नॉवल की वाइफ भी इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है जिससे काफी सारी लड़कियां खुश होती है। उसके बाद ये नॉवल भी इससे बात करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ काफी समय के बाद इतनी ज्यादा खुश है और वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर देगा। इसे बात करने के बाद लू को पता चलता है ये इतना भी बुरा इंसान नहीं है, पर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लू तारते को लेके यहाँ पे एक पहाड़ी में आ जाता है और अपना गन निकाल के यहाँ पे उस नॉवल को शूट कर देता है, जिससे यहाँ पे वो जो नॉवल है वो यहाँ पे तुरंत ही मारा जाता है। कुछ देर के बाद उसकी वाइफ यहाँ पे आ जाती है जो कि उसे ऐसी हालत में देख के काफी ज्यादा रोती है और इसकी इमोशन को लू फील कर पा रहा होता है। दरअसल पिछली लाइफ में लू को सिर्फ
एक टूल की तरह यूज किया था, इसी वजह से वो किसी के इमोशन को फील नहीं कर पाता था। पर इस बार चीजें बिल्कुल अलग है और वो ह्यूमन इमोशन को फील कर पाता है। पर यहाँ पे लू समझ जाता है कि अब उसकी जर्नी शुरू हो चुकी है लू तुहादे के तौर पर। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम लू और तारते को देखते हैं जो कि बीच पे होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं और आसपास काफी सारे आइलैंड्स होते हैं। तभी यहाँ पे महा आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आपको ये अनहैबिटेड आइलैंड कैसा लगा। वो इसे बताता है ये सचमुच काफी अच्छा है, आसपास काफी ग्रीनरी है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं मैजिक भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ये इसे बताती है कि हमें एक सर्वाइवर की वजह से ये आइलैंड मिला है। तभी ये इसे कहता है कि महा तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। ये इसे कहती कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। इसके बाद ये इसे बताती है कि आपने जो मुझे ड्रैगन ट्रेजर ढूंढने के लिए कहा था वो मुझे मिल गया है। तो लू कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी तारते से पूछती कि ड्रैगन ट्रेजर क्या होता है। ये इसे बताता है कि एक ऐसा टूल होता है जो कि इंसान नहीं बना सकते, वो यहाँ पे एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और वो काफी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट होते हैं। वहां फिर से बताती है इस ऑब्जेक्ट का नाम गी बॉल है और इसे सेट एंड मैग्नेस नाम का एक बंदा ओन करता है। मैं उसके साथ नेगोशिएशन में हूँ कि वो हमें ये दे दे। मेरे हिसाब से वो भविष्य में हीरो बनने वाला है। ये इसे कहता है कि तो हमें किसी भी हाल में इसे एक्वायर करना पड़ेगा। ये इसे कहती है कि ठीक है मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, पर मैंने सुना है कि आसपास के राज्यों में सिविल वॉर छिड़ गई है। लू इसे कहता है तुम ये क्या बात कर रही हो। ये इसे बताती है कि हाँ मिस डिया के परिवार भी यहाँ पे किंगडम आर्मी का हिस्सा है। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर सामने वाले किंगडम के पास मैग्नेस जैसा वॉरियर है जो कि यहाँ पे तुरंत 3 लोगों को हरा सकता है। लू फिर अगले दिन डिया से मिलने के लिए जाता है जहाँ डिया से पूछती कि तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे किस लिए आए हो। पर पता है क्या, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी और तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। ये इसे बताता है कि तुम लड़ाई के बीच में हो। ये इसे कहती है कि लड़ाई, हाँ उस बारे में मुझे पता है। इसके बाद ये लोग इस चीज के बारे में बात करने लग जाते हैं और डिया इसे बताती है कि हमारे पास काफी सारे मैजिक यूजर्स है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। पर ये इसे बताता है कि एक आदमी है जिसके पास ड्रैगन ट्रेजर और हो सकता है कि वो एक हीरो हो और वैसे में उसे हराना इम्पॉसिबल है। मेरे पास एक और आइडेंटिटी है जिसका नाम इलिक बैलर जो कि मर्चेंट है। मैं उसका यूज करके तुम्हें इस किंगडम से बाहर निकाल सकता हूँ सेफली। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। पर ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने बात करनी बंद नहीं की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जैसी भी हूँ मैं अभी भी यहाँ पे अपने फादर की बेटी हूँ और मैं यहाँ पे इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाली। यहाँ के लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ के जा सकती हूँ क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला, चाहे जो हो जाए यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला। पर मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने अपने बालों को डाई कैसे किया? चलो बाहर चलते हैं। बाहर आने के बाद लू इसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी पहचान लिया तो क्या होगा। ये इसे कहती है कि मुझे उस चीज की परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे बचा ही लोगे चाहे मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। इसके बाद इसे एक डॉल दिखते है और इसे कहती है क्या तुम मेरे लिए वो जी सकते हो क्या? ये इसे कहता है कि हाँ और ये अपनी पावर्स की मदद से इसे जीतने लग जाता है। पर दिया उसे इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि तुम्हें फेयरली खेलना चाहिए। तो ये यहाँ पे डिया की मदद करता है ताकि वो यहाँ पे इस गेम को जीत सके। पर इनका एक बार भी निशाना ढंग से नहीं लगता और काफी बार ट्राई करने के बाद ये लोग फाइनली यहाँ पे उस डॉल को जीत जाते हैं। और इसे जीतने के बाद डिया काफी ज्यादा खुश होती है। डिया से कहती है कि चलो खाने के लिए चलते हैं, तुम्हें कोई अच्छी जगह पता है क्या? ये इसे कहता है कि हाँ। वही हमें गॉडेस के यहाँ दिखाया जाता है जो कि करीब 20 साल पहले फिटनेस टीचर को यहाँ पे समन करती है। वो इससे पूछती है कि तुम यहाँ पे मुझसे क्या चाहती हो। गॉडेस इसे बताती है कि तुम फाइनेस्ट टीचर हो दूसरी दुनिया से, जिसे मैं एक और दुनिया में भेजने वाली हूँ और वहाँ पे तुम यहाँ पे हीरो को सिखाने वाली हो। और ये चीज के लिए हाँ कर देती है। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे गॉडेस कुछ ऐसे लोगों की तलाश में होती है जो कि हीरोज को यहाँ पे मार सके। पर काफी देर तक ढूंढने के बावजूद उसे यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता और वो यहाँ पे सिर्फ ढूंढने जा रही होती है। सीन फिर लू और डिया के यहाँ पे जाता है जहाँ पे डिया इसकी तारीफ कर रही होती है और वो इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखते ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो इन्हें खोया हुआ बच्चा मिलता है जो कि अपनी माँ से बिछड़ चुका होता है। ये चीज देख के लू डिया को एक मैजिक यूज करने के लिए कहता है ताकि वो इसकी मदर को ढूंढ सके और डिया ऐसे ही करती है। वो यहाँ पे मैजिक का यूज करती है और इसकी मदर को ढूंढने लग जाती है और कुछ देर के बाद इसकी मदर इसे मिल जाती है और ये इसके साथ इसे चलने के लिए कहती है। लू इसे कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो इस बच्चे को इसकी माँ से मिला देता है जिसे पाके इसकी माँ काफी ज्यादा खुश होती है और वो इन दोनों का शुक्रिया करके यहाँ से चले जाती है। डिया फिर से बताती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ एक रिवॉर्ड देने के तौर पर। ये फिर से हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे ले आती है और अंदर आने के बाद लू को पता चलता है कि ये मिक्स बात है। ये इसे कहता है कि आखिरकार अब हम क्या करें। ये इसे कहती है कि फिक्र मत करो, इस जगह को मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। ये दोनों फिर हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ इन दोनों को काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को यहाँ पे सताने लग जाते हैं। डिया को यहाँ पे लू के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो काफी समय के बाद ऐसे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पे लू और डिया काफी ज्यादा बात करते हैं और काफी सारी अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर भी करती है। फिर कुछ देर के बाद लू के यहाँ पे जाने का समय हो चुका होता है जहाँ पे डिया इसका शुक्रिया करती है आज के लिए और इसे केयरफुली घर जाने के लिए कहती है और उसे बताती है वो काफी समय के लिए यहाँ पे बिजी होने वाली है। तो
तो शायद से वो कांटेक्ट ना कर पाए। तो लू कहता है कि ठीक है। उसके बाद लू यहाँ से चले जाता है और डिया उसे जाते हुए देखती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अपने कपड़े बदल के यहाँ पे सोल्जर्स बन जाते हैं और उसी के साथ डिया भी यहाँ पे लू को आखिरी गुड बाय कह देती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी इनके घर आता है और ये देख के लू पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। यहाँ पे उसके डैडी से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। ये से पूछता है कि बताइए डैड, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये बताता है कि तुम्हारी अगले टारगेट काउंट वेकॉन की बेटी डिया होने वाली है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस जॉब को लेना चाहते हो कि नहीं। पर लू से कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि हाउस ऑफ वेकॉन दूसरे किंगडम में आता है और अगर हमने वहां पे जाके इंटरफेयर किया तो आपको पता है क्या हो जाएगा। ये से कहता है कि हाँ, तो वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी। पर हाउस ऑफ वेकॉन का एल्वन किंगडम के ऊपर काफी ज्यादा एहसान है। तो ये से कहता है कि डिया को मारने के बाद हमें कुछ अनकम्प्लिश नहीं होने वाला। सियानी से बताता है कि इस असैसिनेशन के पीछे मेरी पर्सनल फीलिंग्स भी है। हाउस ऑफ वेकॉन रॉयल आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं सिविल वॉर में। तो ये से बताता है कि हाउस ऑफ वेकॉन ने अपने सारी चीजें यहाँ तो दे दी पर फिर भी उन्हें यहाँ पे क्यों लड़ना पड़ रहा है। सियानी से बताता है कि उन्होंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, अपनी वेल्थ लैंड सब कुछ उन्हें दे दिया, पर उसके बाद उनकी नजर डिया की तरफ गई और इसकी बात सुन के लू थोड़ा हैरान हो जाता है। ये से बताता है कि डिया काफी खूबसूरत है और वो भविष्य में काफी अच्छे हायर्स को जन्म दे सकती है। इसी वजह से वो लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। डिया के फादर ने यहाँ पे सभी को मना कर दिया है कि वो डिया को किसी भी हाल में उन लोगों को नहीं देने वाले, पर वो लोग इसकी बात नहीं सुन रहे और आज उनके महल के ऊपर हमला होने वाला है। डिया के परिवार ने खुद को यहाँ पे महल के अंदर बंद कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक सेफ रह पाएंगे क्योंकि एक बड़ी आर्मी उन्हीं की महल की तरफ गई है जो कि उन्हें यहाँ पे तबाह करने वाली है। इसकी बात सुन के लू से कहता है कि वो डिया को मरवाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे वॉर को रोक सके। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्लाइंट कौन है। ये से बताता है कि डिया के फादर क्लाइंट है। लू कहता है कि मैं समझ गया कि वो क्या चाहते हैं, कि वो डिया का एक फेक डेथ सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि सभी को लगे कि डिया मर गई और वो बच जाए। सियान कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम ये चीज कर सकते हो। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, पर इसके अलावा भी मैं डिया को एक और चीज के लिए बजाना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि डिया ने मुझे मैजिक सिखाई, दूसरी ये कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तीसरी ये कि जब भी वो मुझसे मदद मांगे मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये से कहता है कि ठीक है। सियान फिर इसे बताता है कि तुम्हें पता है मैंने एक ही बार अपने प्रिंसिपल्स को बेंड किया है और एल्वन किंगडम के अलावा किसी और के लिए काम किया है और वो सिर्फ मेरी वाइफ के लिए था। और जैसा कि तुम समझ ही गए होंगे कि एरिस जो है वो यहाँ पे हाउस ऑफ वेकॉन की बेटी है और डिया तुम्हारी कजन है। मुझे लगा नहीं था कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, पर तुम्हें गुड लक इस चीज के लिए। ये से कहता है कि आपका शुक्रिया। पर लू जब यहाँ से जा रहा होता है तो आरती कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, पर वो इसे कहती है कि यहाँ से वो जगह 300 किलोमीटर दूर है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो बेटर यही रहेगा कि तुम घर पे रहो। ये फिर इसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आगे तक तो छोड़ सकती हूँ ना। ये सब पूछता क्या तुम मुझे आधे रास्ते तक छोड़ना चाहती हो। ये से कहती है कि हाँ। इसके बाद आरती यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके एक विंड शील्ड बना देती है जिससे विंड इस तक नहीं पहुंच पाती और ये दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हुए ये सोचने लग जाती है कि लू ने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वो मुझे एक टूल की तरह यूज कर सके। वो यहाँ पे मेरे माना को यूज करना चाहता था, इसी वजह से उसने मेरी जान बचाई, पर मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया ताकि वो यहाँ पे अपने खाने को बचा सके और उसके बाद लू ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे यहाँ पे खाने को खाना दिया और पीने को पानी। यहाँ पे मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती, पर मिस डिया को रेस्क्यू करके मैं उसका कर चुका सकती हूँ। मुझे किसी भी हाल में उसकी मदद करनी पड़ेगी। कुछ देर के बाद ये लोग एक जगह गिर जाते हैं, पर लू किसी तरह इसे यहाँ पे बचा लेता है और इसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो इसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी आगे आपको ले जा सकती हूँ। ये इसे कहता है कि नहीं, इतना काफी है। ये फिर से पूछते कि मिस्टर लू क्या आप मिस डिया को पसंद करते हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ। तो फिर मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों एक साथ वापिस आओगे। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर, हम दोनों एक साथ वापिस आएंगे। इसके बाद लू यहाँ से निकल जाता है ताकि वो डिया को बचा सके और तारते दोबारा से अकेली पड़ जाती है जिस वजह से वो यहाँ पे रोने लग जाती है। हमें फिर गॉडेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे वो 14 साल पहले एक और इंसान की तलाश में लग जाती है और वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो किसे बुलाए और फाइनली उसे एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो कि इसके काम करने लायक होता है। वही हम लू को देखते हैं जो कि यहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ ये देखता है कि काफी सारे सोल्जर्स होते हैं और उन्हीं के साथ मैजिशियंस भी होते हैं जो कि महल के ऊपर हमला करने की सोच रहे होते हैं, पर तभी लू यहाँ पे अपनी गन निकालता है और यहाँ पे निशाने लगाने लग जाता है और एक एक करके यहाँ सभी सोल्जर्स को मारने लग जाता है जो कि यहाँ पे मैजिक यूजर्स
सोल्जर्स होते हैं ताकि ये डिया की आर्मी के लिए काम आसान कर सके। वो लोग भी इसके ऊपर हमला करते हैं पर ये अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, इसी वजह से वो लोग इसे पकड़ नहीं पाते। ये फिर यहाँ पे माना बॉल का यूज करता है और तीर में लगा देता है, जिसके बाद वो उसका यूज करके आर्मी के ऊपर हमला कर देता है और वो नीचे गिरते ही यहाँ पे फट जाता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पे सबको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, कोई ग्रेनेड फेंक रहा है क्या। यहाँ पे फिर जो डिया के आर्मी वाले होते हैं वो यहाँ पे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और लू को मौका मिल जाता है डिया तक पहुंचने का और वो ऐसे ही करता है। वो छुप छुपाते हुए महल की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर तभी वो एक लड़की की लाश देखता है और उसे देखने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वो उस लड़की की लाश को यहाँ पे एक बोरी में भर के महल की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो डिया की डेथ को फेक कर सके। इसके बाद ये उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ डिया होती है और मैजिक के थ्रू उसे खोल देता है। यहाँ पे इसकी मुलाकात डिया से होती है जो कि इसे देखते इसके गले लग जाती है और इसे कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम जरूर चाहोगे। गॉडेस भी इस चीज को यहाँ पे देख रही होती है और वो सोचती है कि अब समय आ चुका है। लू की मुलाकात फिर डिया के फादर से होती है जो कि इसे बताते हैं कि मैंने डिया को यहाँ से ले जाने के लिए तो कहा था पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे और डिया को यहाँ से ले जाओगे। हमारे सोल्जर्स ने हमें यहाँ पे इसलिए लॉक किया क्योंकि उन्हें लगा कि हम सरेंडर कर देंगे, पर चिंता मत करो, मैं किसी तरह यहाँ पे एनिमी की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करूंगा और उसी समय तुम डिया को लेके यहाँ से निकल जाना। तो ये कहता है कि मैं समझ गया, आप ये दिखाना चाहते हो कि डिया ने अपनी खुद ही जान ले ली ताकि वो इस वॉर को रोक सके। ये से कहता है कि हाँ। इसके बाद ये उस लड़की की लाश इन्हें दिखाता है और डिया को खिड़की के पास जाके चिल्लाने के लिए कहता है और सारी चीजें बोलने के लिए कहता है ताकि यहाँ पे लोगों को यकीन हो जाए कि डिया इन सबसे परेशान हो चुकी है। पर जब वो खिड़की के पास जाती है लू को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कोई इसके ऊपर हमला कर रहा है और वो एक वेपन होता है जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और इस वेपन की वजह से काफी सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। पर लू किसी तरह इस हमले को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और समहाउ इन तीनों की यहाँ पे जान बच जाती है, पर इस वजह से इन लोगों को काफी चोट आती है। ये फिर उस वेपन को देखता है और दूर से उस इंसान को देखता है जो कि मैग्नेस होता है और उसे देखने के बाद ये सभी को अपने कान ढकने के लिए कहता है और एक बड़े से टैंक को निकाल के मैग्नेस के ऊपर हमला कर देता है जिससे यहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है। पर ये देखता है कि मैग्नेस को इस चीज से ज्यादा कुछ नहीं होता, उल्टा वो कहता है कि ये पहली बार है जहाँ पे मुझे दर्द महसूस हुआ है। ये फिर देखता है कि मैग्नेस जो है वो मानस से ओवरफ्लो और उसके पास काफी सारी स्किल्स है और ये चीज देखने के बाद डिया के फादर इसे कहते हैं कि डिया को लेके यहाँ से चले जाओ जब तक मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। पर वो इसे कहता है कि मेरे साथ आके ड्यूल करो एक नाइट की तरह, अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ पे अपने सारे फोर्सेस को विड्रॉ कर लूंगा और उसके पास विकोन की तरफ कोई भी दोबारा से नहीं आएगा। ये चीज देखिए सोचता है कि इसे हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर मुझसे यहाँ पे जरा से भी गलती हुई तो ये मुझे तुरंत ही मार देगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इसे जीत सकूं। वही मैग्नेस कह रहा होता कि क्या हुआ, क्या तुम्हें और टाइम चाहिए क्या सोचने के लिए। ये से फिर याद आता है ये तो वही वेपन है जो कि इसे मां ने दिखा होता है और शायद से ये मैग्नेस है और इसके पास वो डिवाइन वेपन है, शायद से यही हीरो है। ये फिर इसे कहता है कि ठीक है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, पर डिया इसे कहती है कि नहीं तुम अगर हार गए तो मारे जाओगे। ये इसे कहता है कि किसने बोला मैं यहाँ पे हारूंगा। ये फिर एक बड़े से मेटल का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। ये इससे पूछती कि तुम इतनी ज्यादा शांत कैसी हो। ये इसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई नाइट नहीं हूँ, मैं एक असैसिन हूँ और मैं उसे अब असैसिनेट करने जा रहा हूँ। ये फिर उस मेटल के टुकड़े को हवा में भेज देता है और डिया के फादर को कहता है कि काउंट विकोन प्लीज मेरे साथ आइए, मैं चाहता हूँ कि आप प्रेजेंट रहिए जब यहाँ पे मैं उसे ड्यूल कर रहा हूँ। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया। ये फिर मैग्नेस के पास आ जाती है और ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारे ड्यूल को एक्सेप्ट करता हूँ। ये इसे कहता है ये काफी अच्छी बात है, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सर से खून निकाला है। वही लू यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके ये परखने लग जाता है कि इसके पास कौन सी स्किल है और ये इसे किस तरह से हरा सकता है। ये फिर इसे कहता है कि अगर मैं इस ड्यूल को जीत जाता हूँ तो तुम क्या करोगे। ये कहता है कि मैं अपनी सारे फोर्सेस को विड्रॉ कर लूंगा। लू इसे कहता है कि अगर तुम ड्यूल के दौरान मारे गए तो फिर क्या होगा, तो भी तुम क्या इस प्रॉमिस को निभाओगे क्या। इसकी बात सुन के ये यहाँ पे अपने सभी को कहता है कि जो मेरा प्रॉमिस है उसे याद रखना। पर ये भी लू को कहता है कि एक और चीज याद रखना, अगर मैं जीत जाता हूँ और तुम यहाँ पे मारे जाते हो तो मैं प्रिंसेस को किडनैप कर लूंगा और सभी लोगों को मार दूंगा। तो ये से कहता है तो मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। इसके बाद ये से कहता है कि चलो शुरू करते हैं इस लड़ाई को। पर लू इसे कहता है कि जैसे ही सिक्का यहाँ पे जमीन में गिरेगा वैसे ही हम दोनों यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देंगे और वो सिक्के को हवा में उछाल देता है और धीरे धीरे करके वो सिक्का नीचे आने लग जाता है और जैसे ही वो आता है एक बड़ी सी मिसाइल इसके ऊपर गिरती है जिस वजह से मैग्नेस यहाँ पे मारा जाता है। और लू हमें बताता है कि ऐसे वेपन दूसरी दुनिया में डेवलप किए गए हैं जो कि यहाँ पे स्पेस से छोड़े जाते हैं और अर्थ के ऑर्बिट में आके गिरते हैं और उसी तरह यहाँ पे उस इंसान का खात्मा हो जाता है। यहाँ पे इसने डिया से काफी सारे स्पेल सीखे थे जिसके बाद उसने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी और इसी वजह से उसे इस चीज के बारे में पता चला था और मैजिक का यूज करके उसने उस मेटल के ऊपर भेज दिया और उसे एक डायरेक्शन दे दी। और डायरेक्शन देने के लिए ये काफी समय से उस आइलैंड में प्रैक्टिस कर रहा था ताकि ये काफी आसानी से यूज कर सके। और इसी वजह से जैसे ही वो मेटल की चीज नीचे गिरी वो यहाँ पे मारा गया। पर हम देखते हैं इस वजह से लू को भी काफी ज्यादा चोट आई होती है पर वो खुश
खुश होता है कि उसने डिया को बचा लिया और उसके किंगडम को भी। डिया यहाँ पे इसे ऐसा हालात में देख के थोड़ा रोती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान बच गई, पर आखिरकार उसने उसके चक्कर में अपनी जान क्यों खतरे में डाली। ये इसे बताता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा बचा के रखूंगा। डिया फिर इसे कहती है कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ और इस कर्जे को मैं जल्द ही उतार दूंगी। इसकी बात सुन के ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे दोबारा से तुम्हारे कर्ज को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। लू फिर इसे कहता है कि मुझे एक भी एनिमीज यहाँ पे नहीं दिख रहे, लगता है मैं तुम्हारी इद्दत को फेक नहीं कर सकता। ये इसे कहती है कि मुझे भी वही लगता है। इसके बाद लू इसे किस कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे डिया और लू अपने घर वापस आ जाते हैं और डिया को देख के ये लोग काफी खुश होते हैं। वही महा को भी लू यहाँ पे लेटर पहुंचा देता है कि उसकी जिंदगी में अब क्या क्या हुआ। साथ ही साथ डिया और लू एक साथ यहाँ पे वक्त बिताने लग जाते हैं और तारते और लू यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ से आने से कहता है इस जॉब को कंप्लीट करके तुमने काफी अच्छा काम किया। ये चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर इसे बताता है वो कैसे ऐसे इनकी तरह फेल हो गया। पर इसके डैडी से बताते हैं कि डिया भी जिंदा, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाँ कुछ समय तक डिया तुम्हारी छोटी बहन बन के यहाँ पे रहने वाली है। तुम्हारी मॉम भी उसी घर से है तो किसी को इस बारे में नहीं पता चलेगा। और हाँ मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हीरो एल्वन किंगडम में अपीयर हो चुके हैं। इसकी बात सुन के लू सोचता है तो फिर क्या यहाँ पे मैग्नस हीरो नहीं था क्या। ये फिर से बताता है कि अगर हीरो अपीयर हुआ है तो डीमन किंग भी अपीयर होगा, तो तुम्हें इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखनी होगी। ये से कहता है कि हाँ जरूर। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हीरो अपीयर हो जाता है और इस हीरो का नाम रियानोन एपोना होता है और ये कहानी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इसका अगला सीजन अब तक आया नहीं है, पर जब भी आएगा तब भी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सीजन की पूरी कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कैसी नहीं, प्लीज गाइस कमेंट बताना मत भूलना। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा मुझे ज्यादा ही समय लग गया और मैं पूरा महीना खा गया। दरअसल मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था, इसी वजह से मेरा काम में मनी नहीं लग रहा था क्योंकि इस चैनल से मुझे ज्यादा इनकम नहीं जनरेट हो रही और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, पर फिर भी मेरा दिमाग कहीं और ही लग रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस चैनल को एक्टिव करने की, पता नहीं भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, पर अभी के लिए जो भी है वो यही है। बस जाते सिर्फ इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।